welcome back to my channel HK Official. So in this video I'll try to cover your SPOS unit 1. Okay, so I hope you all are doing well. We have our INSEM exams very soon. तो DBMS और TOC इन दोनों का जो सिलेबस है वो completely अपलोडेड है YouTube के ऊपर एंड सारे सब्जेक्ट के नोट्स सब कुछ जो है अवेलेबल हो चुका है प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर. So if you need notes and everything related to your PYQs and a helping hand for your INSEM and both ENSEM, like for semester 5, you can fill the Google form which is there in description, and definitely instant access you will get for the private telegram channel. Now coming to the topic, SPOS unit 1 and 2, बहुत थोड़ा सा आपको इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज वगैरह यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए. पता होनी चाहिए means what you will learn in this. Okay, you don't have to like a knowledge from past कि या मेरे पास माइक्रो प्रोसेसर था, हमने कोड किए थे प्रैक्टिकल में, लेकिन इतना सीरियसली नहीं किया था. आई नो, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी ठीक है. आई एम अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन. तो एवरीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ कोड आई विल एक्सप्लेन यू, एंड डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा. आई विल एक्सप्लेन यू इन सच अ वे कि अब आपको बाद में वापस से जो है ना वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं होगी, जस्ट एक बार एग्जाम से पहले नोट्स रिवाइज करने की जरूरत होगी. तो इट्स रिकमेंडेड कि टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको सारी चीजें जो है समझ में आ जाए. नाउ अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर आप थर्ड ईयर का सिलेबस ओपन करके देखो तो आपके पास ये सारे जो है ना कंटेंट्स हैं फॉर योर SPPU SPOS यूनिट 1. ओके, तो ये सारी चीजें मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड कर रखी हैं, एंड डेफिनेटली ये पीडीएफ्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसीलिए मैं इसी से पढ़ा रही हूँ, ताकि आप बाद में जाके अगर रिवाइज करो तो नए नोट्स आपके सामने नहीं आए, वही नोट्स आए तो आपको मेरी बातें भी याद आ जाएंगी, एंड या सब चीजें आपको क्लियर भी हो जाएंगी. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट ओवर हियर. तो चलिए सबसे पहले जो है ना मैं आपसे एक थोड़ी सी बात करती हूँ. चलो इमेजिन कि यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड. ठीक है, अब हम एसपॉस में आ गए, फोकस मोड ऑन हो जाना चाहिए. तो आई सेड कि इमेजिन यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड एंड दैट फ्रेंड स्पीक्स ओनली जापानीज. ठीक है, मैंने क्या बोला कि यू हैव वन फ्रेंड एंड आपको उससे बात करनी है, बट वो जो बंदा है वो जापानीज ही बोलता है, बट यू ओनली नो इंग्लिश. ठीक है, हमें हिंदी मराठी आती है, बट ठीक है उसके हिसाब से बस हमें इंग्लिश आती है. तो व्हाट डू यू नीड? आपको एक ट्रांसलेटर चाहिए होगा, राइट? सो टुडे वी लर्न हाउ कंप्यूटर फेस द सेम प्रॉब्लम, बिकॉज computers will understand only zeros and ones, right? Binary language. But we want to write our programs in such a way like some of the English like prompts and language. So system programming जो है ना subject, it is all about creating these translators for your computer. समझ में आ रही है बात? हम लोग पाइथन में कोड लिखें, हम C++ में कोड लिखें, हम जावा में लिखें, सी में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिखें, that is English like language. But our compiler, or we can say interpreter, or generally we can say translator, they are translating that particular language to zeros and ones, so that language will be understood by the computer. ठीक है, तो बस यही है सिस्टम प्रोग्रामिंग. सिस्टम प्रोग्रामिंग में आप ट्रांसलेटर्स क्रिएट करते हो अपने कंप्यूटर के लिए. ठीक है, तो ये था एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग का. नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर बेसिक डेफिनेशंस व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग. So let's start with absolute basics. Don't worry, अगर आपको ये चीजें पता भी हैं तो एक बार ये चीजों को समझ लो कि what is a computer. कंप्यूटर का definition क्या होता है? ठीक है, so a programmable device that can store, retrieve and process data, जो कि हमारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है. तो अगर मैं आपको बताऊं तो कंप्यूटर क्या है, एक स्मार्ट कैलकुलेटर की तरह काम करता है, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकता है, उसको बाद में जाके फ्यूचर में उसको फाइंड भी कर सकता है, एंड उसके ऊपर ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है. एंड जैसे मैंने बोला कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब तो आपको बहुत अच्छे से पता है. हार्डवेयर यानी कि
जो भी चीजें आप टच कर सकते हो, जैसे कि आपके कीबोर्ड्स हो गई, स्क्रीन वगैरह हो गई, डेफिनेटली। एंड सॉफ्टवेयर यानी कि जो आप टच नहीं कर सकते, लाइक प्रोग्राम्स एंड ऑल, so that is nothing but software, and the combination of hardware and software is nothing but your computer. So that was it. Okay, now programming क्या होती है? तो programming language is the set of commands, instructions and other syntax used to create a system software program. So basically programming मतलब कि आप अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो एक लैंग्वेज के अंदर जो कि वो अंडरस्टैंड कर पाता है, ठीक है। इट्स लाइक राइटिंग अ रेसिपी। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। अब आपको पता है क्या डेटा क्या होता है? डेटा इज इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म अ कंप्यूटर कैन यूज। तो रॉ फैक्ट्स जो होते हैं जो कि कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, जैसे कि नंबर्स हो गए, लेट सपोज 25 एक नंबर है, 30 एक नंबर है, तो ये क्या है? आपका डेटा है। क्लियर? रॉ फैक्ट्स। देन इंफॉर्मेशन की बात करें तो एनी नॉलेज दैट कैन बी कम्युनिकेटेड इज योर इंफॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस्ड डेटा है, यहाँ पर ये डेटा है जो कि हम प्रोसेस करवा सकते हैं कंप्यूटर से, बट जो प्रोसेस्ड डेटा है दैट मेक सेंस टू ह्यूमंस, लाइक जैसे कि एवरेज एज या फिर एवरेज नंबर एंड ऑल, दैट इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही ज्यादा फाउंडेशनल बेसिक्स थे जो कि आई होप 100% ऑफ यू विल नो, बट स्टिल आई हैव मेड यू रिवाइज दिस थिंग्स। नाउ की टर्म्स जो हमें यहाँ पर यूज करने हैं फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, तो सबसे पहला है कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आप कंप्यूटर को बोलते हो व्हाट टू डू। ओके, तो डेटा टाइप स्पेसिफिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड बाय कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप लाइक ऐसे समझ लो कि आप एक रेसिपी कुक कर रहे हो लेकिन वो अपने कंप्यूटर्स के लिए कर रहे हो, तो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन आप जो है जो देते हो, दैट इज नथिंग बट योर कंप्यूटर प्रोग्राम। देन मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज मतलब कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर ट्रूली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि मतलब कंप्लीटली जीरोस एंड वंस से बनी हुई है, दैट इज योर मशीन लैंग्वेज। देन असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन फ्रेंडली वर्जन ऑफ दिस मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमन फ्रेंडली वर्जन ऑफ दिस मशीन लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय मेकिंग शॉर्ट वर्ड्स इज नथिंग बट योर असेंबली लैंग्वेज। इसको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। आप पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा देख लो, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर इंग्लिश वर्ड्स ज्यादा हैं, बट यहाँ पर ये जो असेंबली लैंग्वेज है इट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच न्यूमोनिक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटर। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, यू हैव दिस मूव AX एंड यू हैव लेट सपोज 97। तो ये क्या है? दिस इज सेम एज द मशीन कोड बट रीडेबल, ठीक है। थोड़ा बात आप इसको समझ पा रहे हो कि यस यहाँ पे कुछ मूव हो रहा है, ये न डेटा है एंड इसको कहीं ना कहीं वी आर मूविंग। तो दिस इज नथिंग बट द असेंबली लैंग्वेज। एंड इसी को आप अगर बाइनरी लैंग्वेज में लिखोगे तो कुछ ऐसा सिंटैक्स इसका बनेगा। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट सिंटैक्स। सी, दिस इज द एग्जैक्ट सिंटैक्स जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जो अभी इससे पहले मैंने लिखा था फॉर मूव AX, 97। तो मुझे बताओ ये ज्यादा रीडेबल है या ये ज्यादा रीडेबल है? अब ऑब्वियसली ये ज्यादा रीडेबल है। तो ये है आपकी असेंबली लैंग्वेज और ये है आपकी मशीन लैंग्वेज। क्लियर? आपको मतलब समझ में आ गया होगा अब। देन सोर्स कोड क्या होता है? तो सोर्स कोड मतलब कि व्हाट यू राइट, लाइक प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये पाइथन में हो गया, तो दैट इज नथिंग बट द सोर्स कोड ऑफ पाइथन। तो यही होता है सोर्स कोड। ओके, अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट कोड मतलब कि जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, मशीन लैंग्वेज वर्जन, दैट इज योर ऑब्जेक्ट कोड, है ना। याद है हम लोग सी प्लस प्लस, अगर आपने मेरी डीएसए सीरीज फॉलो करी होगी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल हमारी बनती है जब हम सी प्लस प्लस को कंपाइल करते हैं बाय जी प्लस प्लस, तो हमारे पास क्या बनती है? एक .exe फाइल बनती है ना। तो दैट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट फाइल, एंड ये ऑब्जेक्ट फाइल जो होती है वो हमारे प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज वर्जन होती है, ठीक है। देन टारगेट कोड, तो ये टारगेट कोड क्या है? जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है आपका, लेकिन बाइनरी फॉर्म के अंदर, दैट इज योर टारगेट कोड। तो ये सारी चीजें आप लोगों को डायरेक्टली लोग बोल देंगे, एंड अब अगर आपको पहले आपने इसके समझा
समझा नहीं होगा ना बेसिक चीजें, ये क्या इनको मतलब सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, टारगेट कोड, आई एम डैम श्योर कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन आपने सुना होगा, ठीक है। तो अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया है, तो दैट इज द ओनली रीजन कि अब मैं आपको बेसिक से एकदम लेके चल रही हूँ, मतलब जो आपके टर्म्स है ना अब वो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। तो व्हाट इज अ सिस्टम गाइस, व्हाट इज अ सिस्टम? तो सिस्टम क्या है? सो बेसिकली अभी हमें सिस्टम प्रोग्रामिंग समझनी है, तो उसके लिए सिस्टम क्या है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट इज अ सिस्टम, तो मुझे आप क्या क्या आंसर दे सकते हो डायरेक्टली विदाउट सीइंग दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन? तो अगर इवन या अगर मैं ऑफलाइन होती तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछती, लेकिन व्हाट इज अ सिस्टम? तो एक सिस्टम कलेक्शन होता है डिफरेंट पार्ट्स का। अब वो डिफरेंट पार्ट्स क्या है, कुछ भी हो सकते हैं, दैट कैन वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। एक ही गोल है लेकिन उसके लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव दिस पर्टिकुलर गोल। सो दैट इज नथिंग बट अ सिस्टम। सिस्टम क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। तो कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स या फिर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इज योर सिस्टम। तो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पर, कॉलेज क्या होता है? क्या कॉलेज आपका एक सिस्टम है? ऑब्वियसली कॉलेज आपका एक सिस्टम है जो कि अलग अलग कंपोनेंट्स में काम करता है। सबसे पहला तो आपके स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स क्या है? आपके इनपुट है। स्टूडेंट्स क्या है? इनपुट है। प्लस टीचर्स क्या है आपकी? मुझे बताओ टीचर्स का काम क्या होता है? अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोले तो टीचर्स का काम होता है प्रोसेसर्स का, है ना। इनपुट है कौन? स्टूडेंट्स, एंड टीचर्स क्या है? प्रोसेसर्स हैं। और क्लासरूम्स क्या है? क्लासरूम्स आपके रिसोर्सेज हैं। क्या है? रिसोर्सेज हैं। एंड अगर हम इनपुट को, प्रोसेसर को प्लस रिसोर्सेज को अगर मिला दें तो क्या बनता है? आउटपुट बनता है। और आउटपुट क्या है यहाँ पे आपका? एग्जैक्टली एजुकेशन। सो दिस इज नथिंग बट अ सिस्टम। तो ये एक सिस्टम चल रहा है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो सिस्टम के। आई होप कि अब आपको ये जो वर्ड है ना सिस्टम वर्ड, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो रिमेंबर, कलेक्शन ऑफ वेरियस डिफरेंट पार्ट्स और यू कैन से कलेक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इज योर सिस्टम। नाउ व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन अ बेस्ट डेफिनेशन फॉर इट इज द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स इज योर प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब लाइक बीइंग एन आर्किटेक्ट फॉर योर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो अगर आप डिजाइन कर पा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो प्रोग्राम्स को, दैट प्रोसेस इज व्हाट योर प्रोग्रामिंग। नाउ व्हाट इज सिस्टम प्रोग्रामिंग? हमने सिस्टम पढ़ लिया, हमने प्रोग्रामिंग पढ़ लिया। नाउ कॉम्बिनेशन इज व्हाट इज योर सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग गाइस? थोड़ा आप सोच सकते हो। देखो, अगर आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो, इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर के पीसेस क्रिएट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल that help the entire computer system work as one unit, that is nothing but system programming. See, system programming involves the development of individual pieces of software that allow entire system to function as a single unit. क्या अब ये समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, आप एक कोऑर्डिनेटर हो जो कि मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स जो है ना कॉलेज में, वो मतलब उनका काम अच्छे से चल रहा है। तो वो कोऑर्डिनेटर का काम कौन करता है? सिस्टम प्रोग्रामिंग। समझ में आ रही है बात? तो अगर आप इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर पीसेस क्रिएट कर रहे हो दैट हेल्प द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम वर्क एज वन यूनिट, दैट क्रिएशन इज नथिंग बट योर सिस्टम प्रोग्रामिंग. Okay guys, see here, system programming involves many layers such as operating system, firmware, development environment. लेकिन ये क्या है? आपके layers हैं, बहुत सारे layers हैं। ठीक है, अब अगर हम सिस्टम, कॉलेज सिस्टम एनालॉजी की बात करें तो a lecture can be a program with input. Input क्या हो सकता है? Information from teacher. and output क्या हो सकता है? Knowledge received by a student. So ये क्या हो गई? एक सिस्टम की एनालॉजी हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो सिस्टम प्रोग्रामिंग आपके कॉलेज में कैसे चलती है आप समझ गए। स्टूडेंट्स का, लेट सपोज आपने जो मैंने स्टूडेंट्स और टीचर्स का और रिसोर्सेज का भी बताया था, दैट इज कंप्लीटली गिविंग यू एन आउटपुट। सो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट योर सिस्टम प्रोग्रामिंग। नाउ विल नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो अब आप अच्छे से समझ गए कि एग्जैक्टली एक सिस्टम और एक प्रोग्राम क्या होता है एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग।
ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नीड ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग। हमारे पास व्हाई डू वी नीड द सिस्टम प्रोग्रामिंग? ठीक है, सो इमेजिन करो कि आपने ना कार खरीदी, ओके, यू बॉट अ कार बट इट केम विदाउट अ स्टेयरिंग व्हील या फिर ब्रेक्स या फिर डैशबोर्ड, लेकिन इंजन काम कर रहा है बट यू कांट कंट्रोल इट। दैट्स व्हाट अ कंप्यूटर इज विदाउट सिस्टम प्रोग्रामिंग। समझ में आ रही है बात? दैट वाज द बेसिक एंड आई थिंक कि बेस्ट एग्जांपल। ये सिस्टम प्रोग्रामिंग जो है ये क्या काम करती है ये आपको तब समझेगा अगर आपने नई कार खरीदी है, उसका इंजन काम कर रहा है लेकिन उसके स्टेयरिंग व्हील काम नहीं कर रहे, ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हाँ इंजन चल रहा है। So that is the thing which happens when you are not using system programming. आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है प्राइमरी फंक्शंस का काम देख लेते हैं। प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिस्टम प्रोग्राम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेयर प्रोग्राम्स कैन बी डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड। मतलब कि एनवायरनमेंट किसके लिए? प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए। तो जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो वर्क स्पेस क्रिएट करते हैं वेयर यू कैन राइट एंड रन प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप लाइक आपके पास कोई वर्कशॉप है, ठीक है, लाइक हैविंग अ वर्कशॉप, आपके पास सारे टूल्स हैं, ठीक है, दैट यू नीड टू बिल्ड समथिंग। ठीक है, तो विदाउट सिस्टम प्रोग्राम ना यू विल हैव टू राइट एवरीथिंग जो कि आपकी जीरोस और वंस के फॉर्मेट में है। लेकिन आपको मैंने एक वर्कशॉप दे दी है कि जिसमें आप अपने हिसाब से इंग्लिश में कुछ भी लिख दो एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट टू जीरोस एंड वंस। तो आपको अब सिर्फ ये लिखने का काम है, इंग्लिश वाला पैटर्न, ठीक है, बाकी उसको कन्वर्ट जीरोस वंस में करने का काम किसका है? मेरे सिस्टम प्रोग्रामिंग का है। सो आई होप यू गॉट इट। तो सिस्टम प्रोग्राम्स क्या करते हैं? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर आप अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हो और रन कर सकते हो। ठीक है, सो दे प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम कॉल्स। मतलब कि यूजर और हार्डवेयर इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम कौन करता है? आपकी सिस्टम प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आपको एक फाइल सेव करनी है बट हार्ड डिस्क जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है क्या? मैग्नेटिक सिग्नल्स। तो ये क्या केस हो गया? ये केस हो गया कि आपने जो है ना आपके पास वो चीज तो है लेकिन यू आर नॉट एबल टू यूज इट। तो अगर आप यूजर हो और हार्डवेयर है आपके पास तो उन दोनों को जो है ना जोड़ने का काम जो है, वो ब्रिज का काम जो है वो सिस्टम प्रोग्राम करता है। यानी कि यहाँ पर प्राइमरी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ठीक है। और जो सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं वो हम ट्रांसलेट कर पाते हैं बाय यूजिंग द सेव कमांड इनटू योर हार्ड डिस्क लैंग्वेज। एग्जैक्टली, तो जैसे कि ट्रांसलेटर होता है ना, बस उसी का काम आपका यहाँ पर हो रहा है। देन दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन सिंपल ब्रिजेस। एग्जाम्पल, कंपाइलर इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रोग्राम। ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन सर्विस यहाँ पर आपको मिलती है, नॉट जस्ट सिंपल ट्रांसलेशन। यहाँ पर बहुत सारे इंटेलिजेंट स्मार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहे होते हैं। ठीक है, याद रखो कि कंप्यूटर सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करता, जैसे हम हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश टू मराठी एनी लैंग्वेज हम कर रहे हैं, आपका जो कंपाइलर होता है दैट इज नॉट ओनली ट्रांसलेटिंग, इट इज ऑप्टिमाइजिंग द कोड, इट इज चेकिंग एरर्स, इट इज मैनेजिंग मेमोरी। तो ये सारी चीजें जो है ना वर्क अलोंग होती हैं, तब जाके एक ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। ओके, सो ये था पूरा का पूरा काम किसका? प्राइमरी फंक्शन का। तो एकदम शॉर्ट में फर्स्ट लाइन में हमने देखा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट, जहां पर आप खुद का कोड लिख सकते हो, रन कर सकते हो। फिर सेकेंड लाइन में हमने देखा ब्रिज क्रिएट होता है आपके यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ताकि आप अपना जो है ना यूजर वाला जो काम है वो अपने हार्डवेयर से करवा सको, एक कनेक्शन आपका बन जाता है। देन एट लास्ट हमने देखा कि ये जो है एक कॉम्प्लेक्स सर्विस है, इट इज नॉट अ सिंपल ट्रांसलेशन। तो ये था पूरे के पूरे प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। नाउ सिस्टम प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सिस्टम प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो सबसे पहले देख लो, इट सर्व्स एज द पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, तो सिस्टम प्रोग्राम्स जो हैं आर बिल्ड इनटू योर ओएस ओनली। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही उनको बनाया गया है। किसको? सिस्टम प्रोग्राम को। तो क्या पहला पॉइंट आपने लर्न कर लिया है? यस, इट इज द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि आप जैसे ही अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, वैसे ही आपके सिस्टम प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे डोंट नीड एक स्पेशल काम या फिर स्पेशल प्रोसेस टू स्टार्ट। as soon as you start your computer, your system program start working.
ओके, नाउ यहाँ पर ट्रेडिशनली लाइज बिटवीन यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम कॉल्स, मतलब कि वही बात है, ये यूजर और सिस्टम कॉल्स के बीच में काम करता है। यूजर इंटरफेस मतलब कि व्हाट यू कैन सी, दैट मींस आपके डेस्कटॉप हो गए, आपके आइकन्स हो गए, है ना, या फिर मेन्यूज वगैरह हो गए। और सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? सिस्टम कॉल्स मतलब डायरेक्ट आप जो अपने हार्डवेयर को कमांड्स देते हो वो। तो सिस्टम प्रोग्राम क्या है? इन दोनों के बीच का ब्रिज है, ठीक है। देन third point, the user view of the system is defined by the system program, not system calls, ठीक है। मतलब कि आपके यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम प्रोग्राम्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। यू नेवर डायरेक्टली टॉक टू हार्डवेयर, यू ऑलवेज गो थ्रू सिस्टम प्रोग्राम्स। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने डिलीट फाइल पे क्लिक किया है, डिलीट फाइल बटन पे आपने क्लिक किया है, तो सिस्टम प्रोग्राम रिसीव करता है रिक्वेस्ट को, फिर उसके बाद सिस्टम प्रोग्राम कॉल करता है हार्डवेयर फंक्शंस को, उसके बाद हार्डवेयर डिलीट करता है उस फाइल को, और सिस्टम प्रोग्राम आपको शो करता है कि फाइल डिलीटेड। क्या आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है ना? बट आपको क्या लगता है कि ये डायरेक्टली हार्डवेयर ही कर रहा है, बट ये हार्डवेयर नहीं कर रहा है, इंटरनली सिस्टम प्रोग्राम इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। नाउ सी दिस सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम। तो बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम के अंदर देख लो, सबसे पहले है यूजर, यूजर यानी कि आप, द पर्सन हु इज यूजिंग योर कंप्यूटर, ओके। देन यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस मतलब कि व्हाट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टू टॉक टू योर कंप्यूटर, जैसे कि विंडोज का डेस्कटॉप हो जाए, कमांड प्रॉम्प्ट हो जाए, टर्मिनल हो जाए, या फिर कोई यूआई हो जाए, ठीक है। देन इन बिटवीन यू कैन सी सिस्टम प्रोग्राम्स। तो ये सिस्टम प्रोग्राम्स क्या है? ये आपके कंप्यूटर को हेल्प करती हैं टू वर्क प्रॉपरली, जैसे कि फाइल मैनेजर हो गया, कंपाइलर्स हो गए, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए, ये सारे आपके सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं। देन यू हैव एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी कि जो एप्स आप लोग रोज डेली के बेसिस पे यूज करते हो, क्रोम हो गया, एमएस वर्ड हो गया, गेम्स वगैरह हो गए, ये सारे आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। फिर यहाँ पर देख लो आपके पास क्या है? सिस्टम कॉल है। तो ये सिस्टम कॉल क्या है? ये है आपका ब्रिज, ये है आपका ब्रिज जो कि अलाउ करता है प्रोग्राम्स को, मतलब कि सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हेल्प। ओके, जैसे कि फाइल को ओपन करना है, डेटा को सेव करना है, आपको प्रिंटर यूज करना है, तो इसके लिए आप क्या देते हो? सिस्टम कॉल करते हो। एंड फिर ये कर्नल है, कर्नल यानी कि ये तो आपका हार्ट हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये क्या कंट्रोल करता है? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। तो हार्डवेयर में आपका सीपीयू आ जाता है, मेमोरी आ जाते हैं, डिवाइसेस आ जाते हैं, एंड दिस इंश्योर्स एवरीथिंग रन स्मूथली। तो अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करें तो ये जो यूजर है ये क्या करता है? ये यूजर इंटरफेस से मतलब बात करता है, स्क्रीन या कमांड्स वगैरह देके। यूजर इंटरफेस क्या करता है? कनेक्ट करता है इसको टू प्रोग्राम्स। कौन से दो प्रोग्राम्स है? सिस्टम प्रोग्राम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम। एंड ये प्रोग्राम से क्या होती है? रिक्वेस्ट, आपकी जो सर्विसेज है ना, ये रिक्वेस्ट आप कर पाते हो थ्रू सिस्टम कॉल्स। एंड कर्नल क्या करता है? एक्चुअल वर्क कर रहा होता है, एक्चुअल वर्क कर रहा होता है विद द हार्डवेयर। सो आई होप आपको समझ में आ गया कि सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम कैसे होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप ये डायग्राम अब बना सकते हैं, एंड आई होप आपको लर्न हो गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर इसका डेफिनेशन, थोड़ा पॉइंट्स वगैरह लिख दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सॉफ्टवेयर हायरार्की। सी, तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको समझने के लिए हम सारी जो सॉफ्टवेयर्स है ना, सारे सॉफ्टवेयर्स को ऑर्गेनाइज कर देते हैं एज अ फैमिली ट्री, और फिर इनकी जो रिलेशनशिप है इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर हायरार्की क्या है? सबसे पहली बात तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, वर्जन एंड रिलीज, यानी कि फीचर दैट रिप्रेजेंट्स एन आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ डेटाबेस और नॉलेज बेस। तो यहाँ पर क्या है? मतलब बेसिकली क्लासिफिकेशन अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन पर जरूर आएंगे। यहाँ पर बात हो रही है कि जो सॉफ्टवेयर है आपका, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इसका मतलब कि ये बिग फैमिली है। क्या है? ये बिग फैमिली है, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है इसके एक हेल्पर्स है और एक वर्कर्स है, ये समझ लो। तो हेल्पर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और वर्कर है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हेल्पर्स की, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की, तो ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि मतलब दूसरे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए हेल्प करते हैं, इसीलिए मैंने इनको हेल्पर बोला है,
ठीक है, एंड दे डोंट डू एंड यूजर वर्क डायरेक्टली, लाइक सपोर्ट करते हैं वो स्टाफ को इन अ कंपनी। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। एंड देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये बॉस है भाई, जो कि सब कुछ मैनेज करता है, मतलब विंडोज हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मेमोरी कंट्रोल करता है, फाइल्स कंट्रोल करता है, हार्डवेयर प्रोग्राम्स कंट्रोल करता है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर है आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि जैसे कि आपकी टीम होती है ना, टीम को मेंटेन करने का जो काम करता है टीम लीडर, वो कौन होता है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एंटीवायरस हो गया, या फिर डिस्क क्लीनअप आपको करना है, या फिर बैकअप प्रोग्राम्स हैं, मतलब जो ऐसे छोटे मोटे काम है ना, वो आपका सिस्टम सपोर्ट वाला काम करता है। ठीक है, देन आपके पास है सिस्टम डेवलपमेंट। तो जो टूल्स आप यूज करते हो फॉर बिल्डिंग अदर प्रोग्राम्स, जैसे कि कंपाइलर्स हो गए, डीबगर्स हो गए, असेंबलर्स हो गए, ये है आपके सिस्टम डेवलपमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके तरह काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी, फाइल, हार्डवेयर प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, विंडोज होता है, मैक ओएस होता है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स एंड ऑल। सिस्टम सपोर्ट यानी कि जो आपकी टीम को मेंटेन करने का काम करते हैं, यानी जैसे एंटीवायरस हो जाता है ना, डिस्क क्लीनअप हो जाती है, बैकअप प्रोग्राम्स हो जाते हैं, ये आपके सिस्टम सपोर्ट के अंदर आते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि आपके जो कंपाइलर्स, डीबगर्स, असेंबलर्स होते हैं, जो कि टूल्स हैं आपके प्रोग्राम्स को बिल्ड करने के, वो सिस्टम डेवलपमेंट में आते हैं। तो ये तीनों भी चीजें क्या है, आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। अब वर्कर्स की बात करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम्स एक्चुअल वर्क करते हैं फॉर यूजर्स, एक्चुअल वर्क करते हैं फॉर यूजर्स, इसीलिए मैंने इनको वर्कर बोला है। एग्जाम्पल आपका एमएस वर्ड हो गया, है ना, एमएस वर्ड हो गया, क्रोम हो गया ब्राउजर आपका, गेम्स हो गए, है ना, कैल्सी हो गई आपकी। तो ये सारे क्या है, ये आपके एप्लीकेशंस है, एप्स हैं बेसिकली। तो ये हो जाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हम लोग टाइप्स देखें तो जनरल पर्पस होते हैं और एप्लीकेशन स्पेसिफिक भी होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि जनरल पर्पस एप्लीकेशन कौन से हैं और एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब डेफिनेशन देख लो कि सॉफ्टवेयर हायरार्की क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके प्रोडक्ट, वर्जन एंड रिलीज का, दैट रिप्रेजेंट्स एन आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ डेटाबेस और नॉलेज बेस। तो मतलब कि सॉफ्टवेयर क्या है, देख लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मतलब कि उसके अंदर ओएस है, उसके अंदर कुछ टूल्स हैं, है ना, उसके अंदर कोई ना कोई मेंटेनेंस टीम पड़ी हुई है, मतलब कि कोई ना कोई तो आइटम ऑफ सॉफ्टवेयर ही है जो कि डेटाबेस में प्रेजेंट है, एंड दैट इज द मतलब रिप्रेजेंटिंग योर सॉफ्टवेयर हायरार्की, है ना, इन्हीं से कॉम्बिनेशन से काम हो रहा है। ठीक है, देन प्रोडक्ट इज द रूट ऑफ हायरार्की, यानी कि जो इन सब का हम लोग प्रोडक्ट देख लें तो वो रूट होता है, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर। तो ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर देख लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम्स जो असिस्ट करते हैं जनरल यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, तो यहाँ पर मैंने उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इस ये क्या है, सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डेवलप करने के लिए यूज होते हैं, सॉफ्टवेयर गोल। तो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस होते हैं आपके पास। तो ये सारे हमने जो है देख लिए। नाउ फोर्थ टाइप देख लेते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मतलब कि कलेक्शन ऑफ मेनी प्रोग्राम्स। देर आर टू मेन टाइप्स, जैसे कि अभी हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर देख लो आपके पास क्या होता है, ये देख लो, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर है ये, और उसके अंदर क्या क्या है, सीपीयू, डिस्क, माउस एंड ऑल। अब यहाँ पर ये देखो, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर का पोजीशन, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो भी यूटिलिटीज वगैरह, डेवलपमेंट्स एंड जो हमने देखा, तो ये सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि आउटर लेयर का काम करते हैं, मतलब जो एप्स आप लोग यूज करते हो वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर आते हैं। कोई भी गेम, स्प्रेडशीट्स, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस और इंटरनेट ब्राउजर्स। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब इनका हेल्प लेके भी मुझे आप एग्जांपल्स बता सकते हो जनरल और स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का। ठीक है, देन
यह है डिटेल्ड कंपैरिजन, देख लो, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन। तो देख लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? दिस आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम विच आर यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, उससे आप क्या करवाते हो? प्रिंटर का काम कर पाते हो, राइट? तो ये क्या है? ये ऐसे डिवाइस होते हैं विच आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये आपके यूज होते हैं बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ऑब्वियसली, राइट? तो आप जैसे MS वर्ड यूज करते हो, तो वो आप क्यों यूज करते हो? ताकि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स राइट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो इन सब का काम आप MS वर्ड से कर पाते हो। तो पर यूजर स्पेसिफिक टास्क के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड टास्क के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है? देन दीज आर इंस्टॉल्ड व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। जैसे बिल्ट इन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपार्टमेंट में चले गए, आपको बिल्ट इन फर्नीचर मिल गया, ठीक है? तो वो वैसी वाली चीज है, मतलब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके साथ ही इंस्टॉल हो गए, ओके? फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये इंस्टॉल होते हैं अकॉर्डिंग टू यूजर्स रिक्वायरमेंट। ऑब्वियसली अगर आपको इंस्टाग्राम ऐप डाउनलोड करना है तो आपकी मर्जी है ना? आपको डायरेक्ट डाउनलोड करके नहीं मिलेगा, राइट? तो दैट इज द यूजर्स रिक्वायरमेंट वाला पार्ट। यूजर डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट, इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड। हमेशा कभी हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर से ये काम करवा लो ऐसा बोला है क्या? नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करते हैं। यू डोंट डायरेक्टली यूज डिवाइस ड्राइवर्स, राइट? वो सिंपल काम कर देते हैं आपका, ओके? then this cannot run, okay, यहाँ पर use directly interacts with user directly interacts with this, मतलब कि obviously ऐप के अंदर आपको जाना पड़ेगा, MS वर्ड के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तब जाके आपके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट होंगे। सो दिस इज द कंपैरिजन। एंड सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दैट कैन रन इंडिपेंडेंटली एंड इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशंस। ऑब्वियसली ये जो एप्लीकेशंस है यहाँ पर, जैसे कि आपके MS वर्ड हो गए, आपका जो भी है इंस्टा वगैरह, ये सारे एप्स वगैरह हो गए, इनका इनके लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देता है। और यस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके कैन नॉट रन इंडिपेंडेंटली, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही चाहिए रन करने के लिए एज अ प्लेटफॉर्म, ओके? इसके एग्जांपल देख लो, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर, और यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर। बाकी ये होते हैं आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, ये स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना, लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि सी हो गई, आपकी असेंबली हो गई, ये आपके क्या है? लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब बाकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे कि आपकी जावा, पाइथन, C++, ओके? देन दिस इज स्मॉल इन साइज, दिस इज स्मॉल इन साइज लेकिन पावरफुल होता है भाई। एंड यहाँ पर दिस इज लार्ज इन साइज एंड लेकिन थोड़ी बहुत ये स्पेसिफिक होता है, यूजुअली आप सिर्फ एक काम के लिए इसको यूज करते हो। एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट एंड दिस इज इजी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है? सो दिस इज द डिटेल्ड कंपैरिजन फॉर योर सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, गाइज, ओके? नाउ लेट्स मूव ऑन टू मशीन स्ट्रक्चर। तो मशीन स्ट्रक्चर के अंदर आप देखो, आप हाइपोथेटिकल मशीन आर्किटेक्चर। तो मशीन स्ट्रक्चर के अंदर हाइपोथेटिकल मशीन इंट्रोडक्शन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंड करनी है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ अ सिंपल कंप्यूटर वर्क्स, ठीक है? तो उसके लिए लेट्स क्रिएट इमेजिनरी कंप्यूटर, जिससे हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो आर हाइपोथेटिकल मशीन स्पेसिफिकेशंस क्या है? तो सबसे पहले उसके अंदर क्या है? 3 रजिस्टर्स हैं। क्या है? 3 रजिस्टर्स है, A रजिस्टर, B रजिस्टर, C रजिस्टर। लेकिन इनको ABCD नहीं पढ़ना है हमें, इनका फुल फॉर्म होता है, देखो, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अभी तक आई होप आपने देख लिए होंगे A रजिस्टर, B, C वगैरह, अगर आपने सिलेबस थोड़ा बहुत देखा होगा तो। अदरवाइज आई एम श्योर कि आपको इनके डेफिनेशंस अब पता चले होंगे। यू नीड टू नो दिस गाइज। A रजिस्टर यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ए रजिस्टर यानी एक्यूमुलेटर, मतलब कि ये मेन वर्किंग रजिस्टर है, जैसे कि आपकी प्राइमरी एनवायरनमेंट जो आपको देता है ना, वो ए रजिस्टर होता है। देन यू हैव बी यानी कि बेस रजिस्टर। बेस रजिस्टर यानी कि बेस एड्रेस स्टोरेज, जैसे कि आपका होम एड्रेस बुक वगैरह होती है ना, तो वैसे ही बेस एड्रेस स्टोरेज का काम आपका बी रजिस्टर करता है। देन यू हैव सी रजिस्टर यानी कि काउंट रजिस्टर। तो काउंट रजिस्टर यानी कि ये काउंटिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है, जैसे आपके काउंटर होते हैं ना, सेम वही काम
होता है। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर एंड काउंट रजिस्टर, इसका काम क्या है? इसका काम है सिंपल, आपको याद रखना है लाइक टेम्पररी स्टोरेज बॉक्सेस की तरह। रजिस्टर क्या होते हैं? स्टोरेज बॉक्सेस ही होते हैं, राइट? तो टेम्पररी स्टोरेज बॉक्सेस हैं ये आपके, एंड ये 3 टाइप के रजिस्टर्स आपके मशीन सपोर्ट करती है, ठीक है? तो आई होप आपको रजिस्टर्स जो है ये समझ में आ गए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? हम हर एक इंस्ट्रक्शन जो हम अपनी मशीन को देते हैं ना, उसको एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करना होता है। लाइक सेंटेंसेस जैसे कि ग्रामर रूल फॉलो करती है, एग्जैक्टली सिमिलर आपके इंस्ट्रक्शंस जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपके पास लेबल है, निमोनिक है, ऑपरेंड है, देन आपके पास कमेंट्स है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले यू हैव लेबल, एंड ये जो लेबल होता है सबसे पहले याद रखो ऑप्शनल होता है, मतलब कि यू कैन राइट एंड यू कैन नॉट राइट, ओके? नो प्रॉब्लम इफ यू कैन नॉट राइट, ओके? सो लेबल है ये यहाँ पर, ठीक है? तो लेबल यानी कि नेम जो आपको अपने इंस्ट्रक्शन को देना है ना? जैसे कि किसी की बुक का नाम होता है या किसी वेरिएबल का नाम होता है, तो उसका नाम आप अगर आप देना चाहते हो तो लेबल के अंदर आप देते हो, ठीक है? ओके, लेकिन याद रखो कोई भी नाम है, जैसे कि ए नाम मैंने दिया, तो उसके बाद आपको कोलन जरूर लिखना है, मतलब कि ए के बाद कोलन जो है वो मैंडेटरी है टू रिप्रेजेंट इट इज अ लेबल। देन यू हैव निमोनिक। निमोनिक यानी कि शॉर्ट वर्ड जो कि आपके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में मूव होता है फॉर मूव, ओके? आपके पास ऐड होता है फॉर सिंपल एडिशन, ठीक है? एडिशन के लिए। तो ये आपके पास निमोनिक होते हैं जो कि डायरेक्ट एब्रीवेशंस है, जो कि इजियर टू अंडरस्टैंड है एंड रिमेंबर है। देन आप देते हो यहाँ पर ऑपरेंड्स, ठीक है? ऑपरेंड्स यानी कि द डेटा जिसके ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन को काम करना है। लाइक जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर किया मूव, ओके, एंड यहाँ पर है मेरे पास R5 एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है, लेट्स सपोज 25H। तो यहाँ पर R5 और ये जो 25H है ये क्या है? मेरे ऑपरेंड्स हैं। क्या है? मेरे ऑपरेंड्स हैं, ठीक है? देन ये जो कमेंट्स हैं ये भी ऑप्शनल है, एंड याद रखो आपके कमेंट्स जो है वो ऐसे सेमीकोलन से स्टार्ट होते हैं असेंबली के अंदर। तो ऑब्वियसली अब आपको कमेंट्स का जो काम है ये तो पता ही है। सो आई होप कि आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया है। लेबल क्या होता है, निमोनिक क्या होता है, ऑपरेंड्स एंड कमेंट्स, ठीक है? तो इन्हीं का यहाँ पर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। यही वाला एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिया था, ठीक है? देन यू हैव इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि 11 ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट डिटेल्स, यानी कि सबसे पहली बात जो हमारी मशीन है वो 11 डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसी के एक एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले आपके पास देख लो, यहाँ पर है स्टॉप। क्या है आपके पास? स्टॉप। तो ये स्टॉप का जो मशीन कोड है ये है 00। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसको याद रखना है, 100% आपको इसको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर आपको मशीन कोड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मशीन कोड साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मशीन कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक का स्पेसिफिक आपको मशीन कोड याद होना चाहिए। इससे अच्छा आप ये लिस्ट को एकदम करेक्टली याद रख लो, एकदम सिक्वेंस वाइज याद रख लो, एंड 00 से आपको याद रखना है 10 तक आपके जाते हैं। तो ये है आपके सिंबॉलिक ऑप कोड्स। बाकी आपके पास रजिस्टर के लिए भी होते हैं, एंड इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक पीडीएफ बनाई हुई है जो आपको मिल जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर। ये देख लो, ये है एकदम परफेक्ट चीज जो आपको हमेशा याद ही रखनी है, याद ही रखनी पड़ेगी आपको एग्जाम से पहले या फिर आप कभी भी, लेकिन इसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पर क्या है, स्टॉप का क्या है, ये क्लास दी हुई है। अब ये क्लास क्या है? इंपरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, फिर आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, फिर यहाँ पर तो ये सारी है, लेकिन अभी के लिए इतना याद रख लो। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ। तो ये होती है आपकी एमओटी टेबल जो आपको याद ही रखनी है, इसकी मशीन कोड आपको याद ही रखने हैं। फिर आपके पास रजिस्टर टेबल आता है एंड कंडीशनल कोड टेबल आता है, यानी कि सीसी। तो प्लीज इस चीज को आप लोग याद रख लो। क्यों? क्योंकि आपको यही जो है ना यूज करना है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने इन योर इंसेम, ठीक है? तो प्लीज इस चीज को याद रख लो। ये मैंने इधर भी इंक्लूड कर रखा है, डिस्क्रिप्शन के साथ है। तो सबसे पहले आपका स्टॉप होता है जिसका मशीन कोड 0 है, एंड स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जाता है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई। मूव आर यानी कि मूव टू रजिस्टर, मूव एम यानी कि मूव टू मेमोरी, फिर COMP यानी कि कंपेयर करना है, BC यानी कि ब्रांच ऑन कंडीशन, डिवीजन, देन रीड, राइट, प्रिंट है। तो ये सब आपके क्या है? ये सब आपके
सिंबॉलिक ऑपकोड है, ठीक है। देन आपके पास आ जाते हैं ये रजिस्टर कोड्स। तो ए रजिस्टर का 01, बी का 02, सी का 03, विच इज इजी टू रिमेम्बर। तो कुछ इंस्ट्रक्शन मशीन इंस्ट्रक्शन रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑपरेंड इज ऑलवेज अ सीपीयू रजिस्टर, देन सेकेंड ऑपरेंड इज ऑलवेज अ मेमोरी ऑपरेंड, रीड एंड प्रिंट इंस्ट्रक्शंस डू नॉट यूज फर्स्ट ऑपरेंड, एंड स्टॉप इंस्ट्रक्शन हैज नो ऑपरेंड। तो ये चीज जो है आपको याद रखनी है, ये कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ऑपरेंड जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, इट इज ऑलवेज अ सीपीयू रजिस्टर, मतलब कि जैसे कि अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, इफ यू हैव टू ऐड, यहाँ पर आपको ए रजिस्टर के अंदर फिर आपको एक्स देना पड़ेगा। आपका रॉन्ग कौन सा फॉर्मेट हो जाएगा, अगर आप ऐड एक्स करके फिर यहाँ पर ए रजिस्टर दे रहे हो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। तो हमेशा जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो आपका रजिस्टर ही होता है, फर्स्ट ऑपरेंड आपका रजिस्टर ही होता है, ठीक है। ये रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल है, सेकेंड ऑपरेंड इज ऑलवेज अ मेमोरी ऑपरेंड, यानी कि अभी जो मैंने आपको जैसे बताया, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर अब रीड करना है, ठीक है, मुझे रीड करना है किसको, ए रजिस्टर को, एंड यहाँ पर मैंने पास कर दिया क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे रीड करना है एंड अब मुझे यहाँ पर मैं प्रिंट एक्स को पास कर रही हूँ। सो दिस इज एक्सेप्टेड। अब इसको ऐसे हमें रखना पड़ेगा, सो दिस इज एक्सेप्टेड रीड एंड प्रिंट, क्योंकि इनको फर्स्ट ऑपरेंड की जरूरत नहीं है। और वही चीज अगर आप ऐसे लिख दो जैसे कि रीड AREG एंड उसके बाद कॉमा करके एक्स, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज आपके सेकेंड ऑपरेंड को जो है ना, जैसे रीड और प्रिंट की मैं बात करूं, इट डज नॉट नीड और यूज फर्स्ट ऑपरेंड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप यू गॉट इट। एंड देन अगर यहाँ पर स्टॉप इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऑब्वियसली स्टॉप के लिए स्टॉप ही होता है। स्टॉप ARG अगर आप लिखोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, सिंपल बस स्टॉप ही आपका होता है, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो दिस वॉज द कंप्लीट थिंग। I hope you understood. Now let us move on to evolution of computers of system programming. अब आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट रिमेंबर कि थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको बोरिंगनेस हो सकती है क्योंकि हम सिस्टम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, असेंबली के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज इट इज फैमिलियर टू यू। तो प्लीज थोड़ा बहुत आप चाहो तो उसमें 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हो एंड वापस से आ सकते हो। ऐसा मत सोचो कि एक ही बार में यू नीड टू डू द कंप्लीट वीडियो, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इवोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले है आपका टेक्स्ट एडिटर। क्या है सबसे पहले आपका टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर क्या है, एक प्रोग्राम है दैट लेट्स यू क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स। क्या है ये, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है that allows a user to create and revise documents. A text editor is used for editing plain text files. तो इसका पर्पस है कि आप प्रोग्राम्स लिख पाओ, जैसे कि सी प्रोग्राम हो गया, जावा प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि आपका MS होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके, ये सिंपलर है बट प्लेन टेक्स्ट के ऊपर काम करेगा, राइट। सो दैट इज द थिंग्स विच हैपेंस। तो इसका पर्पस बस यही है कि आपके प्रोग्राम का सोर्स कोड ये लिख सके। देन टाइप्स आपके एग्जाम्पल हो गया नोटपैड, MS वर्ड वगैरह, तो ये सब आप दे सकते हो। देन यू हैव टाइप्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स में सबसे पहले आपका आता है लाइन एडिटर। तो लाइन एडिटर ये आपका होता है एंसेस्टर वाला, ठीक है, एंसेस्टर वाला। तो यहाँ पर देख लो ये क्या करता है, ये फाइल को एडिट करता है लाइन बाय लाइन। यानी कि मैंने एंसेस्टर क्यों बोला, क्योंकि ये बहुत ओल्ड टाइप है। इट कुड ओनली एडिट वन लाइन एट अ टाइम, कोई स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा, जस्ट आप प्रिंटर्स ही यूज कर सकते हो। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल टेली प्रिंटर ही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर लाइन एडिटर इज। अब ये काम कैसे करता है, तो अगर आपने टाइप किया 10, ठीक है, उसके बाद आपने टाइप किया प्रिंट, उसके बाद आपने टाइप किया लेट सपोज हेलो, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपको ये वाली लाइन को एडिट करना है तो यू हैड लाइक रीटाइप द एंटायर लाइन, मतलब कि वापस आप 11 लिखोगे, वापस आप प्रिंट लिखोगे, वापस आप जो है हेलो लिखोगे, ठीक है। तो अगर इस वाली लाइन को मुझे एडिट करना है तो मुझे इन दोनों लाइन से पहले जाना पड़ेगा, फिर से इन दोनों लाइन को लिखना पड़ेगा। तो दैट इज नथिंग बट योर लाइन एडिटर इज, ठीक है। इसके लिमिटेशंस आपको खुद समझ में आ रहे हैं कि आप पूरा एक तो प्रोग्राम देख नहीं सकते एंड इट इज वेरी स्लो, ओके। सो ये था आपका सबसे पहला टाइप ऑफ टेक्स्ट एडिटर विच इज लाइन एडिटर। देन यू हैव स्ट्रीम एडिटर। स्ट्रीम एडिटर ये थोड़ी सी इसके अंदर इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर ये जो है ट्रीट करता है एंटायर फाइल को एज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। इट ट्रीट्स फाइल एज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स। इट कैन वर्क विथ पैराग्राफ्स इंस्टेड ऑफ लाइन नंबर्स। तो यहाँ पर जो है आप जो है पैराग्राफ्स के साथ काम कर सकते हो। तो एग्जाम्पल है इसका सेड एडिटर, जो कि यूनिक्स के अंदर है। आप चाहो तो इनके बारे में और
रिसर्च कर सकते हो। एडवांटेज इसकी यही है कि इट कैन फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल लाइंस, ठीक है। एंड यस, यहाँ पर लिमिटेशन यही है कि वापस आप इसके अंदर विजुअल इंटरफेस नहीं देख सकते। देन यू हैव योर स्क्रीन एडिटर। तो स्क्रीन एडिटर्स क्या होते हैं? स्क्रीन एडिटर्स एक रेवोल्यूशन है, अगेन यू कैन सी, बिकॉज यू कैन सी अ कर्सर। अगर आप यहाँ पर देख लो तो आपके पास ये कर्सर दिख रहा है, so that cursor you can see moving on the screens, which is your screen editor, okay. Then it can perform copy, cut, paste operations, obviously you can perform, and easily mouse pointer use आप कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल क्या है? वी, Emacs एंड नोटपैड। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आई होप आपको स्क्रीन एडिटर समझ में आ गया है, ओके। देन वर्ड प्रोसेसर है आपके पास। वर्ड यानी कि आप एकदम लग्जरी वर्जन इसको समझ सकते हो अभी के लिए। एडवांस्ड फॉर्मेटिंग कैपेबिलिटीज अगर आपको चाहिए तो वर्ड प्रोसेसर आपको देगा। आपको इमेजेस, फाइल्स, वीडियोस इंसर्ट करनी है तो वर्ड प्रोसेसर कर देगा। फॉन्ट साइज, स्टाइल आपको चेंज करना है, ये सारे फीचर्स फोकसेस ऑन एनएलपी। सो दिस इज हाउ योर कंप्लीट टेक्स्ट एडिटर्स टाइप्स लुक्स लाइक। तो सबसे पहले आपके पास आता है लाइन एडिटर, जो कि लाइन बाय लाइन एडिट करता है। फिर स्ट्रीम एडिटर यानी कि जो कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैरेक्टर कंसीडर कर लेता है, चाहिए तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ काम करता है। स्क्रीन एडिटर यानी कि जो कर्सर आप लोग देख पा रहे हो, तो ये नोटपैड वगैरह में इट इज पॉसिबल टू जस्ट कॉपी, कट, पेस्ट ऑपरेशंस डायरेक्टली। देन वर्ड प्रोसेसर में तो आपको बहुत सारे ऑपरेशंस मिल जाते हैं, देखते हो ना आप ऊपर आपके पास पूरा हेडर होता है जिसमें काफी सारे होते हैं। सो ये सारे फीचर्स आपको वर्ड प्रोसेसर में मिल जाते हैं। तो सबसे एडवांस मॉडर्न आपका कौन सा है? वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये फर्स्ट टाइप था आपका क्या? टेक्स्ट एडिटर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लोडर्स। लोडर्स क्या होते हैं भाई? तो अगर आप प्रोग्राम लिख दे रहे हो, ठीक है, आफ्टर राइटिंग अ प्रोग्राम, तो हाउ डू दे गेट इनटू कंप्यूटर मेमोरी टू रन? कभी सोचा है? सो दैट्स वेयर योर लोडर्स कम इन, ओके। तो लोडर एक प्रोग्राम है जो कि कंपाइल्ड कोड को लेता है एंड उसको प्रिपेयर करता है फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। जैसे कि एक लाइब्रेरियन हो गया, तो वो बुक्स ले रहा है आपसे, ठीक है, फ्रॉम स्टोरेज, एंड उनको प्लेस कर रहा है ऑन द रीडिंग टेबल्स फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा ही है, कंपाइल कोड लेके उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो दिस इज हाउ योर लोडर वर्क्स, ओके, दिस इज हाउ योर लोडर वर्क्स। अब इसका फंक्शंस देख लो, एक बार रीड कर सकते हो आप डेफिनेशन। अ प्रोग्राम दैट टेक्स ऑब्जेक्ट कोड यानी कि कंपाइल्ड कोड एज इनपुट एंड प्रिपेयर्स देम फ्रॉम एग्जीक्यूशन देन इनिशिएट्स द एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पर आपके पास क्या है? फंक्शंस ऑफ लोडर्स में एलोकेशन है, यानी कि इट एलोकेट स्पेस फॉर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के लिए ये क्या करता है? स्पेस एलोकेट करता है, एम्प्टी स्पेस फाइंड करता है मेमोरी के अंदर, ताकि वो अपने प्रोग्राम को रख सके। जैसे कि उसका प्रोग्राम है, प्रोग्राम का जो साइज है लेट सपोज 100 KB है, तो वो क्या करेगा? मेमोरी में जाके 100 KB की जो स्पेस है उसको फाइंड आउट करेगा, अगर अवेलेबल है तो लोडर उसमें लोड कर देगा। समझ में आ रही है बात? देन लिंकिंग यानी कि कंबाइन करता है टू और मोर सेपरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम्स को बाय यूजिंग लिंकर। तो लिंकर यानी कि क्या करता है? ये दो मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक प्रोग्राम में कंबाइन करने का काम करता है। देन यू हैव रीलोकेशन। तो रीलोकेशन मतलब कि आप अपने प्रोग्राम के एड्रेस को एडजस्ट करना चाहते हो फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली लोड्स इन मेमोरी, सो दैट इज हैपेंड बाय यूजिंग रीलोकेशन। तो ये मॉडिफाई करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम सो इट कैन बी लोडेड एट एन एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनली स्पेसिफाइड। तो ये लिंकिंग लोडर की तरह जो है ना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या है? आपने प्रोग्राम लिखा है एक्सपेक्टिंग टू लोड एट एड्रेस लेट सपोज 100, बट लोडर ने उसको मतलब डाल दिया ऑन 200। सो दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो सोल्यूशन क्या है? लोडर जो है ऐड करता है करेक्टली एट 100 ओनली टू ऑल एड्रेसेस इन द प्रोग्राम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। याद है हम लोग जंप वगैरह यूज करते हैं, तो वो आपके रिलोकेशन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। देन यू हैव लोडिंग। तो लोडिंग एलोकेट्स मेमोरी लोकेशन एंड ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। तो लोडिंग यानी कि एक्चुअली आपके प्रोग्राम को कॉपी करता है फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, ठीक है, जिससे आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो सके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पर देख लो, ये है जनरल लोडिंग स्कीम। जनरल लोडिंग स्कीम तो ये क्या है? तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल 1A है, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल B है, फिर आपके पास लोडर है एंड देन AB के अंदर आप जा रहे हो, ठीक है। तो OS क्या करता है ना, यहाँ पर OS रिसीव्स रिक्वेस्ट। यहाँ पर अगर मैं देखूं, 1 सेकेंड, रीलोकेशन है,
रीलोकेशन है, ओके। सो यहाँ पर जो है अगर हम लोडिंग जनरल लोडिंग स्कीम की बात करें तो याद करो जब भी आप प्रोग्राम्स लिखते हो तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो, आप सी में लिखते हो, सी प्लस प्लस में लिखते हो, जावा में लिखते हो, ठीक है। तो आफ्टर कंपाइलेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स यानी कि मशीन कोड में। तो वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स हैंगे, बट दीज ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स इनको जो है रैम के अंदर लाया जाता है, सो सीपीयू जो है उनको रन कर पाए। तो जो ये काम है ना रैम के अंदर लाने का, ये काम कौन करता है, आपका लोडर। तो लोडर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ए ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बी को लेता है और इनको मेमोरी के अंदर प्रॉपर जगह पे प्लेस कर देता है। ये क्या है, आपकी मेमोरी है। तो अब जो है सीपीयू इनको रन कर पाता है, अब इनको सीपीयू रन कर पाता है। तो लोडर क्या है, एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा पर्सन जो कि आपके प्रोग्राम्स को मेमोरी में जाके प्लेस कर रहा है ताकि आप उसको रन कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द जॉब ऑफ लोडर। क्या ये डायग्राम आप बना सकते हो, ऑब्वियसली लोडर आया तो ये डायग्राम जल्दी से छाप देना। नाउ रीलोकेशन की अगर बात करें तो व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड एट अ डिफरेंट एड्रेस देन ओरिजिनली इंटेंडेड ऑल एड्रेस रेफरेंसेस मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। मतलब कि जब आप मतलब व्हेनेवर एक प्रोग्राम है एंड वो आपने मेमोरी में मूव कर दिया, समटाइम्स जो एड्रेस होते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस के, जो भी डेटा आपने स्टोर किया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो केस 1 में क्या बोला जा रहा है, एड्रेस असाइंड टू प्रोग्राम ए एंड फंक्शन 1 what they translated to memory। तो ड्रॉबैक है यहाँ पर, a lot of storage area is wasted। मतलब कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि प्रोग्राम ए जो है इसको सबसे पहले प्लेस किया था 0 पे, मतलब प्रोग्राम ए इज प्लेस्ड एट एड्रेस 0 टू 100, मतलब यहाँ पे प्लेस किया था। और प्रोग्राम F1 को जो है प्लेस किया था हमने 400 से 500 पर, बट बिटवीन 101 टू 101 से 399 तक अगर हम देख लें तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया वेस्ट हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर ए रखा और यहाँ पर F1 रखा तो ये पूरा एरिया वेस्ट हो जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पर ए है, तो मुझे बताओ क्या ये एरिया वेस्ट हो गया, ऑब्वियसली। अब वापस आके कोई यहाँ पर नहीं प्लेस करेगा अपना वेरिएबल, ये याद रखो। तो यहाँ पर ये होता है आपका वेस्टेज। तो ये है जनरल लोडिंग स्कीम की प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, आपकी मेमोरी जो है मतलब एक एफिशिएंट फॉर्मेट में यूज नहीं हो पा रही है। नेक्स्टली अगर हम यहाँ पर देखें तो दीज टू मॉड्यूल्स कैन नॉट को एग्जिस्ट एट सेम लोकेशन। मतलब कि आपके पास प्रोग्राम ए है और फंक्शन 1 है, ये दोनों भी जो है हमने लिखे थे अज्यूमिंग दे स्टार्ट एट द सेम मेमोरी। लेट सपोज उनको 100 पे ही स्टार्ट होना है, तो अगर हमने उनको डायरेक्टली लोड कर दिया तो ये ओवरलैप कर देंगे एंड इनके वजह से एरर हो जाएगा। तो सोल्यूशन ही क्या है, सोल्यूशन ही है आपका रीलोकेशन। सोल्यूशन क्या है, रीलोकेशन। तो रीलोकेशन से क्या हो रहा है, आप ए को शिफ्ट कर रहे हो टू एड्रेस 150 और F1 को शिफ्ट कर रहे हो एट एड्रेस 251। सो नाउ बोथ विल फिट प्रॉपरली विदाउट ओवरलैप। तो रीलोकेशन मतलब कि आप मेमोरी को एडजस्ट कर रहे हो ताकि आप जो है उन कोई भी मेमोरी वेस्ट ना हो, है ना, एंड अकॉर्डिंगली कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। सो दिस इज व्हाट योर रीलोकेशन इज डूइंग। तो सबसे पहले हमने जो ये वाला डायग्राम है इसमें लोडिंग समझा, आई होप लोडिंग आपको समझ में आ गया है। मतलब प्रोग्राम को मेमोरी में डालने का काम आपका लोडर करता है, और रीलोकेशन मतलब आप ये प्रोग्राम डाल तो दिया मेमोरी में, लेकिन वहां पर एडजस्ट करने का, प्रोग्राम एड्रेसेस को एडजस्ट करने का काम आपका रीलोकेशन करता है। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग गाइज, ओके। सो दिस इज द, आई थिंक इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, बट दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट एंड यू नीड टू draw these diagrams wherever relocation process is asked or whenever that loading process is asked, okay। देन यू हैव असेंबलर। तो यहाँ पर कुछ है क्या, एट डाउन, आई डोंट थिंक सो, या। नाउ लेट्स मूव ऑन टू असेंबलर। तो असेंबलर क्या है, तो अब हम अपने सिस्टम प्रोग्रामिंग के हार्ट तक पहुंच चुके हैं, दैट इज योर असेंबलर, ओके। तो असेंबलर क्या है, असेंबलर ट्रांसलेट करता है, क्या ट्रांसलेट करता है, आपकी असेंबली लैंग्वेज को ऑब्वियसली किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सोर्स कोड यानी कि असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर में अगर हम दे रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, अगेन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। असेंबलर का काम आपको समझ में आ गया। अब असेंबली ट्रांसलेशन के कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स क्या है समझ लो, बहुत ईजी है, राइट। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो,
फाइंड कर रहे हो एड्रेसेस ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब कि अगर असेंबली कोड में अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास होता है XDS1। अभी DS1 क्या है ये सब आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझो, ये जो स्टेटमेंट है इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम वन वर्ड की जो स्पेस है वो एलोकेट कर रहे हैं अपने x के लिए। तो हमेशा हम अपने वेरिएबल्स के लिए एड्रेसेस फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे सिंबॉलिक एड्रेसेस बाय न्यूमेरिक एड्रेसेस। मतलब कि हमारे पास जो x है ना, उसको अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको मूव करेंगे इनटू रजिस्टर। लेट सपोज a रजिस्टर के अंदर हमने x को मूव कर दिया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिप्लेस सिंबॉलिक एड्रेसेस विथ न्यूमेरिक एड्रेसेस। मतलब पहले क्या था, मतलब यहाँ पे जो अभी मैंने लिखा दैट वाज द बिफोर वाला पार्ट, यानी कि मूव a रजिस्टर में x, लेकिन ये हो गया सिंबॉलिक वाला पार्ट। अगर मुझे इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है तो इसी को मुझे बाद में लिखना पड़ेगा मूव रजिस्टर मूव या ए रजिस्टर, एंड यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 100, यानी कि न्यूमेरिक एड्रेस में मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले आपने एड्रेस फाइंड कर लिया, फिर आपने सिंबॉलिक एड्रेस को न्यूमेरिक एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया। देन रिप्लेस कर दो सिंबॉलिक ऑप कोड्स को बाय मशीन ऑपरेशन कोड्स। तो यहाँ पर ऑप कोड्स क्या है, तो पहले क्या था, पहले अभी मुझे बताओ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा मूव रजिस्टर 100, ठीक है। यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास बचा है। तो मुझे बताओ कि इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। मशीन कोड में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो है ना सिंबॉलिक, जो अभी मैंने आपको टेबल बताई थी वो देखो, तो इसका है 04, इसका है 01, किसका, ए रजिस्टर का, और इस 100 को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो याद रखो ये 04 किसका है, मूवर का है, 01 किसका है, ए रजिस्टर का है। आओ इनको वेरीफाई कर लेते हैं। मूव आर का क्या है, देख लो यहाँ पर मूव आर का 04 है ना, और ए रजिस्टर यानी कि नीचे रजिस्टर्स में अगर हम देखें तो ए रजिस्टर से स्टार्ट करेंगे हम सी तक, तो ए रजिस्टर क्या है आपका 01 है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज, ओके। तो ये जब है हम लोग यूज करेंगे, ये तो असेंबली ट्रांसलेशन के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप समझ गए, एड्रेस फाइंड करोगे, सिंबॉलिक एड्रेस को न्यूमेरिक एड्रेस में कन्वर्ट करोगे, सिंबॉलिक ऑपकोड को मशीन ऑपकोड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, रिजर्व करोगे स्टोरेज फॉर डेटा। मतलब कि जैसे मैंने क्या लिखा था XDS1, तो अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, ये जो है वन वर्ड की जो स्टोरेज है वो आप रिजर्व कर रहे हो फॉर द एड्रेस 100 जो हमने x के अंदर स्टोर कर रखा है। तो दिस इज हाउ योर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ असेंबली ट्रांसलेशन वर्क्स, ओके। सो ऐसे आप लोग काम करते हो। सो अगर मैं इसके लिए आपका एग्जांपल लूं, सी, सो ये देख लो कोड एग्जाम्पल है आपके असेंबली प्रोग्राम का। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप स्टार्ट कर रहे हो एट 100, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हो आप एट 100 लोकेशन, फिर आप क्या कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो रजिस्टर, यानी कि आप लोड कर रहे हो x को इनटू ए रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड सिमिलरली अब आप ऐड कर रहे हो y को विथ ए रजिस्टर, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x प्लस वाई हो रहा है, यस x प्लस वाई हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मूव m कर रहे हो, मूव इनटू मेमोरी, एंड यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टोर करोगे रिजल्ट इन योर z, मतलब कि अब इनका जो आंसर आएगा वो आप z में स्टोर करोगे। फिर आप यहाँ पर स्टॉप कर दे रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, x dc, dc यानी कि डिक्लेयर कांस्टेंट। तो आपने x के लिए डिक्लेयर क्या किया, कांस्टेंट, की x की वैल्यू जो है वो 5 है। ये जो होता है ना, इसको लिटरल बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लिटरल। फिर उसके बाद आपने y के अंदर वैल्यू डिक्लेयर करी क्या, 3। फिर z है नहीं, यानी कि अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो स्टोरेज, ds होती है। तो ये जो dl होता है ना, dl यानी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, तो वो दो टाइप्स के होते हैं जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं अभी इसी पर्टिकुलर यूनिट में। तो ds और dc होता है। ds यानी कि आप डिक्लेयर करते हो स्टोरेज को, और dc यानी कि आप डिक्लेयर करते हो कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है। तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर अब मुझे z के लिए सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई करनी है कि वो एक वर्ड को क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। तो अब मेरे पास z के लिए स्पेस ऑक्यूपाई हो गई, एंड अब मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ क्या, एंड, ठीक है। तो आफ्टर असेंबली तो मशीन कोड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मूव आर ए रजिस्टर x, मतलब कि ये फर्स्ट वाली लाइन। तो इसमें क्या है, ये किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, हमने एड्रेस पहले ही बता दिया है 100, तो ये 100 रजिस्टर से स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पर जो है ये मूव आर, अब ये आप देख लो, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर समझो, ये जो मूव आर रजिस्टर है इसके बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मूव आर रजिस्टर,
मूव आर रजिस्टर का जो मशीन कोड है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर 4। तो अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। तो सी यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर 04 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद ए रजिस्टर का मशीन कोड है क्या, 01। अब ये जो x है ना, ये x आप देखोगे किसके अंदर जाके, आपको अब देखो इसके लिए सिंबल टेबल का यूज होगा, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन यू दैट इन दैट केस, मैं जब आपको सब कुछ बना के दिखाऊंगे ना तब हम लोग देख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इसको इग्नोर कर दो। फिर आपके पास आता है नेक्स्ट एड्रेस, फिर आप क्या करते हो, ऐड। ऐड का क्या सिंबल है, देख लो, ऐड का जो मशीन कोड है, ऐड का मशीन कोड क्या है, 01। तो यहाँ पर आप ऐड का मशीन कोड लिख देते हो, यहाँ पर आप ऐड का मशीन कोड लिख देते हो। सिमिलरली यहाँ पर ऐड का मशीन कोड, फिर ए रजिस्टर का मशीन कोड और फिर वाई, ठीक है। तो ऐसे आप जो है इसका काम करते हो। अब ये क्या है, इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, ये जो है लास्ट के आपको समझ में नहीं आए होंगे, तो इसके लिए स्पेसिफिक मैं आपको समझा दूंगी कि क्या आपको कैसे करना होता है। अभी के लिए जो थ्योरी पार्ट है वो हम जल्दी से कवर कर देंगे ना, तो आगे की चीजें हम टाइम दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आई होप कि आपको एक फील आ गई है कि एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, वो एमओटी टेबल को आपको कैसे यूज करना है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, ये वाला प्रोग्राम आप कैसे कर पा रहे हो, है ना, असेंबली लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोग्राम अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो दिस इज हाउ वी डू आवर प्रोग्राम्स, ओके। सो आई होप आपको समझ में आ गया है, एंड दैट इज वाज अबाउट द एग्जाम्पल। नाउ लेट अस मूव। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, ये ट्रांसलेशन, एड्रेस ट्रांसलेशन के स्टेप्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो ये स्टेप्स जो है हम फॉलो करके देख लेंगे, ओके। अब आ जाते हैं मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर के ऊपर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर प्लीज थोड़ा ध्यान देना। याद रखो ये मैक्रोज का क्या है ना, मैक्रोज का सीन ऐसा है कि इमेजिन आपके पास एक कोड है एंड सेम कोड आपको बार बार लिखना है। तो वुडंट इट बी नाइस टू राइट इट वंस एंड रीयूज इट, ऑब्वियसली इट वुड बी राइट। तो फंक्शन जैसे होते हैं ना, सिमिलर काम आपके मैक्रोज कर रहे होते हैं, लेकिन देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मैक्रोज एंड फंक्शन, जो कि हम देखेंगे। लेकिन मैक्रोज के लिए याद रखो, अगर आपने सी प्लस प्लस भी पढ़ा होगा तो मैक्रो वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होगा। तो मैक्रोज अलाउज अ सीक्वेंस ऑफ सोर्स लैंग्वेज कोड टू बी डिफाइंड वंस एंड देन रेफरेंस मेनी टाइम्स। तो मैक्रो क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप एक नाम दे देते हो, एंड जब भी उस नाम को आप कॉल करोगे तो आपका जो प्रोग्राम चलता होगा आप मैक्रो पहले ही डिफाइन कर दोगे, एंड जब आप उसको कॉल करोगे ना यहाँ पर, तो ये जो मैक्रो की जितनी भी लाइनें हैं वो सारी की सारी लाइनें इधर आ जाती हैं, एंड ये पूरा जो स्पेस है ये ऑक्यूपाई हो जाता है आपके मैक्रो के कोड से। मतलब कि अब आप मैक्रो के कोड को रन कर पाते हो, तो मतलब उस कोड को आप बार बार रीयूज कर पाते हो, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द मैक्रो, एंड यस आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब ये है नाजम मैक्रो सिंटैक्स। तो ये नाजम मैजम ये सब आपने पढ़ा होगा अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर का दिया होगा ओरल वगैरह। तो ये जो है इसके अंदर नाजम मैक्रो क्या होता है ये देखते हैं। तो सी, तो पहले ये जो है ना इस सिंटैक्स को समझो, ये क्या है, परसेंट मैक्रो। ये क्या है, सबसे पहली बात, ये एक कीवर्ड है जिससे आप अपने मैक्रो डेफिनेशन को स्टार्ट करते हो। याद करो फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन जब हम करते थे तो हम क्या लिखते थे, हम अपने पूरे फंक्शन को क्रिएट करते थे, राइट। तो उसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे अब मैक्रो के सीन में, इफ यू हैव टू स्टार्ट अ मैक्रो डेफिनेशन यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड। फिर आपको मैक्रो नेम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, मैक्रो नेम लिखना होता है, मतलब जो भी आपको अपने मैक्रो का नाम देना है, एनी ऑफ द नेम, ओके। फिर आप नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफाइन करते हो, मतलब कितने पैरामीटर्स आपको चाहिए, तो 1 2 3 इस बेसिस पर आप क्या करते हो, पैरामीटर्स डिफाइन करते हो। उसके बाद आपकी पूरी मैक्रो बॉडी आती है। मैक्रो बॉडी यानी कि एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस जो कि आप दे रहे होते हो, एंड एंड मैक्रो आप ऐसे इस कीवर्ड से दिखाते हो, जो कि आपके मैक्रो डेफिनेशन का एंड जो है वो दिखा रहा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैक्रो प्रोसेसर काम कैसे करता है देख लो, सोर्स प्रोग्राम विद द मैक्रोस, मैक्रो प्रोसेसर में जाते हैं, एक्सपांड होता है सोर्स प्रोग्राम एंड देन असेंबलर को जाता है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। सी, तो अभी हम लोग मैक्रो प्रोसेसर को समझेंगे, लेकिन ये जो डायग्राम है ना इसको समझो। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास क्या है, प्रोग्राम विद द मैक्रो डेफिनेशंस एंड कॉल, मतलब कि प्रोग्राम जिसके अंदर आपने मैक्रोज इंक्लूड करे हुए हैं। तो यू राइट प्रोग्राम्स विद योर मैक्रोज। तो वो सारे प्रोग्राम्स आप किसको दे रहे हो, मैक्रो प्रोसेसर को दे रहे हो। याद रखो किसको दे रहे हो, मैक्रो प्रोसेसर को आप दे रहे हो।
ये क्या करेगा, ये आपके मैक्रोज को एक्सपांड करेगा। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, मैक्रो का कोड आप लोग अलग लिख देते हो एंड जब भी आप उसको कॉल करते हो तो वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पर आ जाता है ना, एक्सपांड हो जाता है। अब आप उसको 10 बार कॉल करोगे तो 10 बार वो कोड है, लेट सपोज 3 लाइन का आपने मैक्रोज में कोड लिखा है, तो 10 बार आपने अगर कॉल किया है तो 10 बार वो 3 लाइन का कोड आपका रिपीट हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट योर मैक्रो प्रोसेसर डज, ये एक्सपांड कर देता है आपके मैक्रोज को। फिर यहाँ पर आपका प्रोग्राम बनता है विदाउट मैक्रो, मतलब कि अब आपका प्रोग्राम फुल फॉर्म में है, मतलब कि आपने अब मैक्रो की कॉल को रिप्लेस कर दिया है विथ ऑल द मैक्रो का एग्जैक्ट कोड। अब यहाँ पर है आपके पास असेंबलर। अब असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, मतलब कि टारगेट प्रोग्राम में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैक्रो प्रोसेसर क्या करता है, मैक्रो प्रोसेसर अपने मैक्रोज को एक्सपांड करने का काम करता है। मतलब कि जो आपने मैक्रो डिफाइन किया है, जब आप कॉल कर रहे हो तो उसको इस जगह पर एक्सपांड करने का काम करता है, इन 3 लाइनों को इधर लाने का काम करता है कौन, आपका मैक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज नथिंग बट द स्कीमेटिक ऑफ योर मैक्रो प्रोसेसर। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। देन यू हैव, यस, चलो ये मैक्रो प्रोसेसर हो गया। नाउ वी हैव दिस कोड। क्या इस कोड को आप लोग समझ सकते हो? प्लीज थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दो। एंड यस, यही सारे कोड्स आपने क्या किए थे, लाइक माइक्रो प्रोसेसर के प्रैक्टिकल में भी किए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सिंपली अगर आप यहाँ पर देखो कि मैंने क्या किया है, ऐड ए रजिस्टर एक्स, ऐड बी रजिस्टर एक्स, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो इन ए रजिस्टर एंड सिमिलरली दिस। तो यही दो लाइंस को मैंने रिपीटेडली 3 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रिपीटेडली 3 टाइम्स लिखना, इट इज नॉट अ गुड थिंग। तो इसीलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ही मैक्रो में जो है लिख देते हैं। तो मैक्रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले तो मैंने माई मैक्रो इसका नाम डिफाइन कर दिया। उसके बाद ये जो 2 लाइन है जो मुझे बार बार रिपीटेटिवली लिखनी है, तो वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ और यहाँ पर मैक्रो एंड लिख देती हूँ। तो दिस विल वेन एवर यू कॉल माई मैक्रो नाउ, तो हमेशा क्या हो जाएगा, अब आप अपने कोड के अंदर माई मैक्रो से इन 2 लाइन्स को कॉल कर पाओगे। इसका मतलब बार बार आपको सेम लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज वॉट योर मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर इज। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कंपाइलर्स गाइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू योर इनसेम एग्जाम ऑल्सो। एंड अगर आपको लाइक समझना है ना एग्जाम, मतलब एग्जैक्ट कंपाइलर आपका काम कैसे करता है, तो यू नीड टू नो हाउ कंपाइलर वर्क्स। ओके, तो कंपाइलर क्या है, जब भी हम जावा के अंदर, जब भी हम सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिख रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं। क्यों कंपाइलर का यूज करते हैं, ताकि वो जो हाई लेवल कोड है ना, वो जो हाई लेवल कोड है वो हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना हो जाए, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो ऑब्वियसली कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, मतलब कि इजी टू राइट प्रोग्राम्स। ऑब्वियसली आप क्या कर पाओगे, अब आप इंग्लिश लेवल यानी कि हाई लेवल कोड में कर पाओगे एंड देन ये असेंबली कोड में जो है ना हो जाएगा। असेंबली यानी कि मशीन कोड में आई एम टॉकिंग अबाउट। So it is easy to write programs. Machine independence programs are portable across different machines. तो same program you can write on different machines. अब compilation का process क्या है, compilation का process है कि source program आप दोगे किसको, compiler को, and compiler आपको output देगा। और source program में अगर compile करते वक्त कोई error आ जाता है तो आपको error messages से वो error भी पता चल जाएगा। So this is nothing but your compilation process. The very important part is the phases of compiler. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आता ही आता है। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक फेज हम लोग समझेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको एकदम चीजें बहुत इजी करके बता देती हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं देखो, यस आई हैव रिटन ऑल द थिंग्स हियर बट फिर भी आई विल एक्सप्लेन यू। सी यहाँ पर क्या है, आप क्या दे रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि अपना सी प्लस प्लस का, जावा, पाइथन का कोड दे रहे हो। ठीक है, सॉरी जावा का, क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज हम जो है दे रहे हैं। अब ये कहा जा रही है, सबसे पहला फेज है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। सो लेक्सिकल एनालाइजर इज नथिंग बट योर स्कैनर। व्हाट इट इज स्कैनर। मैंने स्कैनर क्यों बोला है इसे, बिकॉज ये क्या करता है, ये सोर्स प्रोग्राम यानी कि ये जो सोर्स आपको मिल रहा है ना, इस प्रोग्राम को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है। अब अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्या है, मैं एक कोड लिखती हूँ जो कि मैं लिख रही हूँ सिंपल इंटीजर
इंटीजर x इज इक्वल टू 25 एंड देन सेमीकोलन। तो मेरा लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, मेरा लेक्सिकल एनालाइजर इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को बोलते हैं टोकन्स। क्या बोलते हैं, टोकन्स बाय टोकन्स रीड करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले वो इंट को पढ़ेगा। इंट यानी कि ये क्या है, ये एक कीवर्ड है, ये एक कीवर्ड है, उसको समझ में आ जाएगा ये कीवर्ड है एंड किस टाइप का कीवर्ड है उस हिसाब से वो आइडेंटिफाई करेगा। अब x है, x क्या है मेरा, x यहाँ पर है मेरा आइडेंटिफायर, x है मेरा क्या, आइडेंटिफायर। फिर वो आइडेंटिफायर को यहाँ पर देखेगा, फिर वो देखेगा क्या है, इक्वल टू साइन है, तो ये इक्वल टू साइन क्या है मेरा, ऑपरेटर है, तो उसको क्या पता चल जाएगा, ये है ऑपरेटर। उसके बाद इसको ये देखेगा 25 को, ये 25 क्या है मेरा, एक नंबर है, मेरी क्या है, नंबर, या फिर हम कह सकते हैं ये है वैल्यू। और उसके बाद लास्ट में वो देखेगा किसको, इस सेमीकोलन को, मतलब कि इसको बोला जाता है क्या, डेलीमीटर, डेलीमीटर। तो अब आप समझ गए कि लेक्सिकल एनालाइजर में क्या क्या होता है। लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते हो, ठीक है। जो आपका कंपाइलर का जो भी फेज है उसमें फर्स्ट फेज में आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर क्या होती है, यहाँ पे रीडिंग हो रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्कैन हो रहा है, मतलब कि एक एक चीज स्कैन हो रही है। अब यहाँ पर भी ना ये इंटीजर के अंदर ये एक एक स्कैन कर रहा है, पहले आई स्कैन करेगा, फिर एन स्कैन करेगा, देन टी स्कैन करेगा, फिर वो रिकॉग्नाइज करेगा कि अच्छा ये इंट है, और इंट क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। फिर वो एक टोकन क्रिएट करेगा। टोकन कैसे क्रिएट होता है कि यहाँ पर आपका कीवर्ड लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका इंटीजर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये स्टोर करेगा सिर्फ इतने पार्ट को, समझ में आ रहा है। तो क्योंकि वो कीवर्ड है इसलिए वो ऐसे स्टोर करेगा, ऐसे ही वो एक एक पार्ट को कंटिन्यू हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया आपके लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है। लेक्सिकल एनालाइजर का अगर आपको समझ में आ गया, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सिंटैक्स एनालाइजर। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, सिंटैक्स एनालाइजर आपका पार्सर है, क्या है, पार्सर है। अब ये पार्सर क्या है, अब ये आपको मैं एकदम रिलेट करूं तो आप अगर अपना रेज्यूमे बनाते हो तो आपको अब आदत हो गई होगी, अगर आपको नहीं भी हुई है तो आपको पता है एटीएस स्कैनर होता है ना, एटीएस सिस्टम होता है जिसके अंदर आप अपना रेज्यूमे डाल के देखते हो कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। तो वो रेज्यूमे जब आप डालते हो ना एटीएस के अंदर, तो वो रेज्यूमे क्या करता है, पार्स करता है, तो उसको बोलते हैं एटीएस पार्सर, ठीक है। तो पार्सर मतलब कि क्या, अगर हम कंपाइलर के एक फेज के बारे में बात करें तो ये देखता है कि अब जो हमें सारे टोकन्स मिल गए, क्योंकि एक एक टोकन्स हमें कहाँ से मिल गए, लेक्सिकल एनालाइजर से। तो जो टोकन्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं, क्या वो हमारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि ग्रामर रूल्स हम लोग चेक करते हैं, राइट। तो एग्जैक्टली टोकन्स के भी रूल्स होते हैं, तो वो पार्सर चेक करेगा कि आपके सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और फिर ये क्या करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई विल राइट हियर, यहाँ पर ये क्या करता है, पार्स ट्री क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, पार्स ट्री क्रिएट करता है। तो ये पार्स ट्री हमें दिखाती है हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अभी अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज आपका एक्सप्रेशन जो है वो है x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये क्या है, आपका एक्सप्रेशन है। तो आपकी पार्स ट्री कैसे बनेगी, पार्स ट्री आपकी कैसे बनेगी, बहुत ध्यान देना। सबसे पहले आपका क्या है मुझे बताओ, सबसे पहले है यहाँ पर आपका असाइनमेंट, है ना। तो आपका आएगा असाइनमेंट, तो यहाँ पर आप लिखते हो डायरेक्टली असाइनमेंट, ठीक है, नॉट एनी ऑपरेटर एंड ऑल, आपका यहाँ पे असाइनमेंट आता है। उसके बाद उससे पहले क्या है, एक्स, और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, एडिशन। तो अब आप यहाँ पर लिखते हो क्या, एडिशन होगा। और एडिशन किसके बीच में होगा, एडिशन आपके ए के और एडिशन आपके बी के बीच में होगा। सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट योर पार्स ट्री। समझ में आ रही है बात, ये आपकी पूरी की पूरी पार्स ट्री है। ऐसे आप एग्जाम्पल दिखा सकते हो गाइस, बहुत सिंपल है, बस आप इसको ऐसे करके दिखाओगे ना तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा बड़ा भी बनेगा एंड क्लियरिटी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली आपने करेक्ट किया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। क्या समझ में आ गया, ये चीजें देखो, अभी जैसे अभी मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दिखाया लेक्सिकल एनालाइजर का, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर का एग्जांपल आप डायरेक्टली ऐसे दे सकते हो जैसे मैंने बताया। और जो मैंने बताया था कीवर्ड और इंटीजर, ये आप ऐसे ब्रैकेट में लिख के दिखाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा एग्जाम्पल्स आपके फायदेमंद है। फिर आपका पार्सर मैंने जैसे बोला, तो ये ऐसी पार्स ट्री क्रिएट करता है। समझ में आ गई बात। नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट विच इज आवर सिमेंटिक एनालाइजर। तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या है, सिमेंटिक एनालाइजर का मतलब इफ आई राइट हियर, तो इट इज नथिंग, यहाँ पर इफ इट इज द चेकर, मतलब मीनिंग चेकर है, ये क्या है, मीनिंग चेकर,
ठीक है, इसको बात याद रखो। ये जो सिमेंटिक एनालाइजर है ये मीनिंग्स को चेक करता है। ये चेक करता है कि आपका प्रोग्राम लॉजिकल सेंस बना रहा है, या फिर ये वेरीफाई करता है कि आपने जो वेरिएबल्स के टाइप दिए हैं क्या वो करेक्ट है, क्या आपने जो डिक्लेयर किया है वो करेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको लेके दिखाती हूँ, तो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सी सिमेंटिक एनालाइजर का एग्जांपल, मुझे बताओ अगर आप इंटीजर x इज इक्वल टू 25 लिख रहे हो तो इज इट राइट? या एग्जैक्टली इट इज राइट, इंटीजर है, हमने इंटीजर लिख दिया। लेकिन मैं लिखूं अगर इंटीजर x इज इक्वल टू हेलो, तो इज इट राइट? इज इट राइट? क्यों? क्यों ये गलत है? इट इज रॉन्ग। इट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पर हमने इंट दिया हुआ है और यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो ये चेक करने का काम कौन करता है? आपका सिमेंटिक एनालाइजर करता है। आई होप यू गॉट इट। ओके, देन आपके पास और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर, तो चलो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर चेकिंग हो गई, टाइप चेकिंग इसको बोलते हैं। इससे हटकर अगर आपने फ्लोट दिया हुआ है, आपने फ्लोट दिया हुआ है b एंड इट इज 3.14, देन इट इज करेक्ट। ओके, एंड उसके बाद आपने लेट सपोज इंटीजर a दे दिया है विच इज 5, इट इज करेक्ट। तो अब इंटीजर c जब आप कर रहे हो एंड यू आर डूइंग a प्लस बी, तो मुझे बताओ आपका कंपाइलर क्या डिसाइड करेगा, वो मिक्स्ड टाइप्स को कैसे हैंडल करेगा? तो हमने ये टॉपिक C++ में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर टाइप चेकिंग होती है, एंड यहाँ पर जो है ना इंटीजर, तो इंटीजर ही आपका सी में आपको आंसर मिलता है, a प्लस बी, चाहे बी आपका क्या हो, चाहे बी आपका फ्लोट हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली चीजें आपकी काम कैसे करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका सिमेंटिक एनालाइजर के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर देख लें, नेक्स्ट पे कम, तो वी हैव इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। क्या है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर? इस इंटरमीडिएट कोड को हम बहुत बार आईसी बोलेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना। इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? यहाँ पर आपका जो असेंबली या फिर हाई लेवल कोड की हम बात कर रहे हैं, तो हाई लेवल प्रोग्राम और आपके मशीन कोड के बीच का जो कोड होता है, जो इनमें कन्वर्जन करते टाइम जो एकदम बीच का कोड बनता है ना, उसको हम लोग इंटरमीडिएट कोड बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बात उसके वर्ड से ही समझ पा रहे हैं हम। तो ये क्या करता है? ये एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन कोड, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है आपका। क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। अब मैं इसका एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, देखो हर चीज का आई एम एक्सप्लेनिंग यू, थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान दो। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपने क्या लिखा है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इंटरमीडिएट कोड आपका कैसे बनेगा? इंटरमीडिएट कोड आपका कैसे बनेगा? तो एक आपका वेरिएबल टेम्पररी कंसीडर कर लिया जाएगा x, एक कंसीडर कर लिया जाएगा y, उसके बाद एक कंसीडर कर लिया जाएगा t3, जिसके अंदर आपका क्या है? t1 प्लस t2 हो रहा है, एंड एट लास्ट क्या हो जाएगा? z के अंदर t3 की वैल्यू कंसीडर कर दी जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो t1 t2 t3 है, ये सब टेम्पररी वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये है एग्जैक्ट इंटरमीडिएट कोड किसका? इस हाई लेवल कोड का। समझ में आ रही है बात? सो दिस इज हाउ योर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर वर्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, ये सारे एग्जाम्पल आप लेके एक एक फेज के लिए दिखा सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यू हैव कोड ऑप्टिमाइजर नेक्स्ट। व्हाट इट इज? कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर ये क्या है? एफिशिएंसी एक्सपर्ट है। ये आपके मतलब आपके कोड को फास्ट रन करने के लिए एंड मेमोरी कम यूज करे उसके लिए ऑप्टिमाइज करता है। क्यों क्यों ऑप्टिमाइज करता है? मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ। यस, यहाँ पर ये जो है ना कोड ऑप्टिमाइजर, ये क्या करता है? ये आपके कोड जो है वो फास्ट रन करे, कोड रन फास्टर एंड यूज लेस मेमोरी। ठीक है, ये दो चीज ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, तो ये फेज आपको समझ में आ गया। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टारगेट कोड जनरेटर। तो टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा? टारगेट कोड जनरेटर बेसिकली आपका फाइनल ट्रांसलेटर है। ये कन्वर्ट करेगा आपके ऑप्टिमाइज्ड कोड को इनटू द टारगेट मशीन कोड। ठीक है, और मतलब रजिस्टर्स एलोकेट कर देगा, असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो है ना जनरेट कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपली फॉर एग्जांपल नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस बिकॉज आई नीड स्पेस। ठीक है, तो इसको आई विल रिमूव, सब रिमूव कर देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें, देखो बहुत ध्यान से देखना व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। टारगेट कोड यानी मशीन कोड कैसे कन्वर्ट हो रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो आईसी है यानी कि हमारा जो इंटरमीडिएट है दैट विल बी z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
ठीक है, ये क्या है, ये ऑप्टिमाइज होने के बाद हमें मिला है, ये ऑप्टिमाइज होने के बाद हमें मिला है। वो जो T1 वाला स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमाइज होने के बाद वापस से यही बन जाता है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, ये असेंबली के अंदर कन्वर्ट होता है, किसमें, असेंबली के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कैसे बनेगा, इसी चीज का बनेगा मूव रजिस्टर, एंड इसके अंदर मैं ए रजिस्टर क्रिएट करूंगी जिसमें मैं एक्स को मूव कर दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं इसको ऐड करूंगी, किसको ऐड करूंगी, ए रजिस्टर के अंदर अपने y को ऐड करूंगी, और उसके बाद मैं मूव कर दूंगी मेमोरी में, मूव कर दूंगी मेमोरी में ए रजिस्टर को बाय z। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि अब यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो है ना इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये है आपका टारगेट कोड जिससे आपको असेंबली कोड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो दिस इज हाउ योर सिस्टम ऑफ योर फेजेस वर्क, एंड इसी के बीच में आपकी सिंबल टेबल ही यूज होगी। सिंबल टेबल यानी कि वो टेबल जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ओके, वो हर जगह यूज होगी, एंड एरर हैंडलिंग भी आपकी साइड बाय साइड चलती रहेगी। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग यानी कि अगर कहीं पर भी एरर आ जाता है तो डायरेक्टली आपके एरर हैंडलर के पास वो चला जाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगेन अगर मैं रिवाइज करवाऊं आपको, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, लेक्सिकल एनालाइजर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर या फिर टोकन बाय टोकन स्कैन करता है। उसके बाद ये सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है और देखता है कहीं पर रूल्स फॉलो मतलब अनफॉलो तो नहीं हुए हैं। उसके बाद सिमेंटिक एनालाइजर चेक करता है मीनिंग, ठीक है, जो भी आपने डेफिनेशन किया होगा या डिक्लेयर किया होगा वेरिएबल टाइप्स वगैरह वेरीफाई करता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है, कोड रन फास्ट करे और मेमोरी कम यूज करे, उसके लिए कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है, मतलब वापस से इस फॉर्म में लेके आ जाता है। और फिर टारगेट कोड कैसे बनता है वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। सो दिस इज हाउ योर फेजेस ऑफ कंपाइलर वर्क। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। देन यू हैव ये सारा डेफिनेशन वगैरह अब आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। नाउ यहाँ पर ये एग्जांपल है, चलो अब ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर है, ये वाला कोड दिया था, सॉरी एक्सप्रेशन दिया था, तो ये एक एक आईडी में कन्वर्ट हो गया। ये क्या हो गया, एक एक कैरेक्टर कन्वर्ट हो गया। फिर सिंटैक्स एनालाइजर ने पार्स ट्री जनरेट करी। ठीक है, अब यहाँ पर आप एडिशन लिखो या ऑपरेटर, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर सिमेंटिक एनालाइजर हुआ। ओके, सो दिस इज हाउ आपकी सारी चीजें ऐसे हुई। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, कोड ऑप्टिमाइज हुआ, एंड उसके बाद कोड जनरेट हुआ असेंबली। तो ये ऐसे भी आप दिखा सकते हो। ओके, I hope you got it. Okay, so that was the thing. Then you have front end versus back end. ठीक है, फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। तो फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड के अंदर क्या होता है, फ्रंट एंड मतलब कि फेजेस आपके 1 से 3 तक, 1 से 3 तक सारे फेजेस आपके फ्रंट एंड के अंदर आते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर और सिमेंटिक एनालाइजर। तो ये होता है आपका फ्रंट एंड, मतलब ये है लैंग्वेज डिपेंडेंट, याद रखो। ये है आपके सारे, ये जो है ना यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इफ यू वांट। यस, ये जो फ्रंट एंड है ना ये है लैंग्वेज डिपेंडेंट, लैंग्वेज डिपेंडेंट। ओके, लैंग्वेज डिपेंडेंट इसको आप बोल सकते हो, और मशीन इंडिपेंडेंट आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट। और ये जो है आपका बैकएंड, ये क्या है, ये एकदम उल्टा है, मतलब कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। ठीक है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट और मशीन डिपेंडेंट, मशीन डिपेंडेंट। क्या आपको समझ में आ गया। अब अगर फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप इसको दिखा सकते हो, और वही सब आपको एक्सप्लेन करना है, बस इसको डिवाइड कर लेना है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इंटरप्रेटर है यहाँ पर। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर कब आप यूज करते होगे, जब आपने पाइथन जो है करके देखा होगा, पाइथन रन किया होगा तो उसके लिए इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, लाइन बाय लाइन, आपका कंपाइलर लाइन बाय लाइन करता है या इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ये मुझे आप बताओ। बहुत सिंपल है इसका आंसर। कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर आपका पूरा कोड एक बार में लेता है, कंप्लीट कोड। ठीक है, कंप्लीट कोड एक बार में ले लेता है, लाइन बाय लाइन नहीं करता। और इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है,
ये चीज आपको याद रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसका डेफिनेशन, सो यू हैव परफॉर्म्स ऑपरेशन इम्प्लाइड बाय द सोर्स प्रोग्राम डायरेक्टली विदाउट जनरेटिंग मशीन कोड फर्स्ट, ठीक है। तो ये मशीन कोड पहले जनरेट नहीं करता। नॉट ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कंपाइलर्स, ये बात आपको याद रखनी है, कुछ इंटरप्रेटर्स भी यूज करती हैं, ठीक है। तो अगर कंपाइलर की अप्रोच मैं आपको बताऊं, तो कंपाइलर की अप्रोच ऐसी है जैसे कि अगर सी प्रोग्राम है आपके पास, सी प्रोग्राम आपके कंपाइलर के पास जाएगा, फिर उसके बाद वो उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगी, और उसके बाद आपका जो है ना रन होता है। ये है कंपाइलर का काम। और अगर मैं इंटरप्रेटर का काम आपको बताऊं, तो इंटरप्रेटर के अंदर आपका होता है, जैसे कि पाइथन का मैं एग्जांपल ले लूं, और फिर ये जाता है डायरेक्ट इंटरप्रेटर के पास, ठीक है। इंटरप्रेटर के पास जाने के बाद डायरेक्टली ये क्या हो जाता है, सिंपल एग्जीक्यूशन हो जाता है, डायरेक्ट एग्जीक्यूशन। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे कंपाइलर के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, फिर रन होता है। यहाँ पर पाइथन में इंटरप्रेटर में जाने के बाद डायरेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाता है। सो दिस इज हाउ यू मतलब कंपेयर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। यहाँ पर देख लो, इंटरप्रेटर क्या है, सोर्स प्रोग्राम और इनपुट लेता है, डायरेक्ट आउटपुट आपको मिल जाता है, अगर कोई एरर है तो वो एरर मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस वगैरह अगर आप देख लो, तो ये पूरा टेबल है। अब ये आप जाके खुद से अच्छे से पढ़ सकते हो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जस्ट इसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि एग्जामिनर क्या चेक करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट चेक करता है कि कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम। यहाँ पर मैंने बताया था ना, कंपाइलर यानी कि होल प्रोग्राम जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है बिफोर रनिंग, यहाँ पर 1 लाइन एट अ टाइम, ये करेक्ट है। फिर फास्ट एग्जीक्यूशन होता है एंड ये स्लो होता है बिकॉज ट्रांसलेशन हैपेंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। यहाँ पर सारे एरर्स आपको, क्योंकि पूरा कोड एक बार में हो रहा है, इसीलिए सारे एरर्स आपको एक बार में पता चलते हैं। यहाँ पर आपका जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है अगर कहीं पर भी, क्योंकि एक एक लाइन पार्स हो रही है, ठीक है। तो इसी लाइन पे एरर आ गया तो वो आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो अब ये जाके आप प्लीज अच्छे से खुद से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लिंकर। लिंकर क्या है, क्या आपने सुना है लिंकर के बारे में? तो मॉडर्न जो प्रोग्राम्स होते हैं, क्या आप उनको सिंगल फाइल्स में लिखते हो? मुझे बताओ, आप जो यूज मतलब आपने अगर वेबसाइट्स वगैरह बनाई होंगी या कुछ भी किया होगा प्रोग्राम्स से रिलेटेड, तो क्या आपकी एक ही फाइल में, या मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको सिंगल फाइल में काम हो जाएगा, बट मैक्सिमम टाइम ज्यादा से ज्यादा फाइल्स आपकी यूज होती हैं, मल्टीपल फाइल्स, मल्टीपल लाइब्रेरीज आपकी यूज होती हैं। तो उनको एक साथ लाने का काम कौन करता है? आपका लिंकर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट फाइल्स, यानी कि मशीन कोड वाली फाइल्स, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, क्लियर है बात, ये जनरेटेड बाय द कंपाइलर एंड कंबाइंस देम इनटू वन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। तो इसका पर्पस यही है कि ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल्स को एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल के अंदर कंबाइन करता है। तो लिंकिंग प्रोसेस यही है, आपके पास बहुत ऑब्जेक्ट फाइल्स है, लिंकर उसको एग्जीक्यूटेबल, बस वही है। हो सकता है मल्टीपल लाइब्रेरीज भी आपने यूज करी हो, तो वो भी लिंकर से ही आपकी कनेक्ट होती हैं। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप यू गॉट इट, ठीक है। और याद रख लो, लिंकर के अंदर भी आपको एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली लिंकर क्या काम करता है। तो एकदम 3 पॉइंट्स हैं, वो आप लिख के ले सकते हो। सबसे पहले वो सिंबल क्या करता है? सिंबल रिजोल्यूशन का काम करता है, सिंबल रिजोल्यूशन का काम करता है। तो सिंबल रिजोल्यूशन मतलब कि फाइंड करता है वेयर आप मतलब वेयर योर फंक्शंस आर डिफाइंड, ठीक है, वेयर योर फंक्शंस आर डिफाइंड। तो जैसे कि आपने क्या होता है ना, हम लोग मैथ फंक्शन यूज करते हैं ये सब, तो ये कहाँ डिफाइंड है? ये सिंबल रिजोल्यूशन से आपको पता चलता है। और लिंकर क्या करता है? फिर लिंक करता है उस फंक्शन को जहां पर आपने उस फंक्शन को कॉल किया है। सेकेंडली आपका एड्रेस असाइनमेंट होता है। क्या होता है? एड्रेस असाइनमेंट। तो ये एड्रेस असाइनमेंट क्या करता है? तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल मेमोरी एड्रेस है वो असाइन हो जाती है सारे आपके जो भी उस कोड में आपने फंक्शंस और वेरिएबल्स यूज किए हैं उनको, ठीक है। एंड एट लास्ट आप लाइब्रेरी इंटीग्रेशन, लाइब्रेरी इंटीग्रेशन, ये याद रख सकते हो। 3 पॉइंट्स हैं, जस्ट मैंने निकाले हुए हैं। तो लाइब्रेरी इंटीग्रेशन में आप क्या करते हो? लिंक करते हो विद स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। जैसे अगर सी लैंग्वेज आपको पता होगी, तो आप काफी सारी लाइब्रेरीज उसमें यूज करते हो अलॉन्ग विद योर प्रोग्राम, फिर आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन जो है होता है। प्रिंट एफ हो गया, मैलॉक वगैरह हो गया, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है। तो ये सारा लाइब्रेरी इंटीग्रेशन का काम कौन करता है? लिंकर करता है, ठीक है। तो कुछ अब मैं यहाँ पर आपको टाइप्स भी बता दूं, इफ यू वांट यू कैन जस्ट
मतलब उसको आप नोट डाउन कर लो। दो टाइप्स के आपके लिंकर होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक लिंकिंग, ठीक है, और एक होती है आपकी डायनेमिक लिंकिंग। क्या होती है? डायनेमिक लिंकिंग। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको कंप्लीट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं बताने के लिए। तो स्टैटिक लिंकिंग है। स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है, आपका जो लाइब्रेरी कोड है वो डायरेक्टली कॉपी हो जाता है आपके एग्जीक्यूटेबल के अंदर, ठीक है, लार्ज एग्जीक्यूटेबल होता है बट वो इंडिपेंडेंटली रन करता है। और डायनामिक लिंकिंग में क्या होता है, डायनामिक लिंकिंग में आपका जो लाइब्रेरी है वो डायरेक्टली रन टाइम में लोड होती है, तो इससे एग्जीक्यूटेबल छोटा हो जाता है बट जो मतलब लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो उस वक्त प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टैटिक और डायनामिक का था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो रिमेंबर दिस बोथ टाइप्स। तो आई होप क्लियर हो गया है अभी आपको लिंकिंग का टॉपिक। इतना ज्यादा जो है ना, आप बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं लिखना है। अगर आपको पूरा डेडिकेटेड क्वेश्चन भी आता है तो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस। सी नाउ, तो डीबगर आपने बहुत बार सुना होगा, लोग बोलते होंगे डीबग किया क्या, कोड एंड ऑल। तो ये क्या होता है ना, जो बेस्ट प्रोग्रामर्स होते हैं ऑब्वियसली इवन वो भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो हाउ डू वी फाइंड एंड फिक्स बग्स इन प्रोग्राम्स, वी मीट डीबगर, ठीक है। डीबगर ये सारा हमारे लिए करके देता है। तो डीबगर क्या है, ये प्रोग्राम मतलब एक प्रोग्राम ही है ऑब्वियसली, जो कि मतलब आपको एरर्स फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन अलाउ करता है आपका। तो दिस इज हाउ योर डीबगर वर्क्स। तो इसका क्या है देख लो, अ प्रोग्राम यूज टू टेस्ट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स इन सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन मोड। इसकी फैसिलिटीज क्या है, ये ब्रेक पॉइंट सेट कर देता है। अगर आपने वीएस कोड वगैरह यूज किया होगा तो अगर आप किसी भी लाइन के एक्सट्रीम लेफ्ट में क्लिक कर देते हो तो रेड जो है ना सर्कल क्रिएट हो जाता है, तो वो होता है डीबग पॉइंट। तो ऐसे आप ब्रेक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो जहां पर आपको एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है एंड देखना है कि वहां तक तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले करते हो वेरिएबल वैल्यूज को, ठीक है। वेरिएबल वैल्यूज भी आपकी डिबगिंग के फॉर्मेट में आपकी आ जाती हैं। और स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, मेमोरी इंस्पेक्शन होती है, सारी मेमोरी का कंटेंट आप एक बार में देख सकते हो कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है मेरा, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर debugger works. Okay, then you have device drivers. So device drivers मतलब कि मतलब how does your program print to a printer, है ना, या फिर कोई भी यूएसबी ड्राइव में कैसे सेव कर देता है, ठीक है। अगर आप देखो प्रिंटर में अगर आपको प्रिंट करवाना है तो आप अपने कंप्यूटर से कमांड दे रहे हो एंड यस प्रिंटर प्रिंट करके दे रहा है। आप यूएसबी के अंदर अपना जो है डेटा सेव करना चाह रहे हो तो वो सेव हो जा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स, ओके। डिवाइस ड्राइवर्स, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइसेस, जो आपके कंप्यूटर को और आपके हार्डवेयर को, जिसमें यूएसबी हो गया या प्रिंटर हो गया, इनको मतलब हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों का जो बीच का इंटरफेस है दैट इज योर डिवाइस ड्राइवर। इसका पर्पस यही है कि हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करे, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस फॉर एप्लीकेशंस प्रोवाइड करे, हैंडल डिवाइस स्पेसिफिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं। तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड गाइस। सो ये यही है कि आप क्या करते हो, अगर सिंपल आपका प्रोग्राम बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट कर दो, तो प्रिंटर को कैसे समझ में आएगा, तो डिवाइस ड्राइवर उसको ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम रिक्वेस्ट को टू द प्रिंटर लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू remember for the device drivers. Then you have operating system. What do you have? You have operating system. तो operating system क्या करता है, operating system is the coordinator, I will say grand coordinator, जो है आपके सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, that is your operating system। जो ही अगर नहीं होगा तो कोई भी पीसी या कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम ही आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मुझे बताओ, अगर विंडोज ही नहीं होगा, अगर मैक ओएस ही नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही तो चल रही हैं, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सी नाउ, यहाँ पर यू हैव ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मैंने फंक्शंस आपको बता दिए, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस प्रोविजन। तो प्रोसेस मैनेजमेंट बोलने का मेरा मतलब क्या है, मेरा ये मतलब है कि ये डिसाइड करता है, आपका ओएस डिसाइड करता है कौन सा प्रोग्राम कब रन करना है, ठीक है। दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। देन मेमोरी मैनेजमेंट, यानी कि किस
प्रोग्राम को मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है ये भी आपका ओएस डिसाइड करता है। देन यू हैव फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, तो आपकी जो फाइल्स हैं डिस्क के अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। जब आप फाइल ऑपरेशंस कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो वो सब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे वो सारी चीजें आपका ओएस देखता है। देन डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट यानी कि हार्डवेयर डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बाय यूजिंग डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है। मैनेज करता है कि प्रिंटर्स को कितना एक्सेस मिलना चाहिए, कीबोर्ड्स को कितना एक्सेस मिलना चाहिए, डिस्प्लेस को कितना एक्सेस मिलना चाहिए। सो डिवाइस मैनेजमेंट आपका ओएस करता है। फिर यूजर इंटरफेस प्रोविजन, यानी कि ये आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है, विंडोज मेन्यूज प्रोवाइड करता है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है फॉर एडवांस्ड यूजर्स। सो दिस इज हाउ योर ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो यहाँ पर असेंबलर आपको पता है क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। असेंबली लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक तो वो लो लेवल लैंग्वेज है जो कि मशीन लैंग्वेज के सबसे क्लोज है, ठीक है। मशीन डिपेंडेंट है, डिफर्स फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, और इजी है कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज, क्योंकि 0101 को समझने से अच्छा है हम मूव आर रजिस्टर ये समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ योर कैरेक्टरिस्टिक्स लुक लाइक। फिर असेंबली लैंग्वेज के टर्म्स होते हैं कुछ, ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो है हम असेंबलर के अंदर घुस रहे हैं, तो प्लीज रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग यू। सबसे पहला टर्म है आपका लोकेशन काउंटर, जिसको हम आगे से एलसी बोलेंगे। तो ये है पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब आपकी काफी सारी लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपने लिख दिया है, तो पहले वाली लाइन का एलसी होगा 01, फिर 02, फिर 03, है ना। तो ये होता है आपका एलसी, लोकेशन काउंटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक स्पेशल काउंटर है जो कि ट्रैक रखता है आपके मेमोरी एड्रेसेस का। क्लियर है। सो दैट इज हाउ योर एलसी यानी कि लोकेशन काउंटर वर्क्स। अब आप चाहो तो उसको मैनुअली 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1001 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोकेशन काउंटर को कैसे स्टार्ट करना चाहते हो। देन आपके पास होते हैं लिटरल्स, यानी कि इस फॉर्मेट में जो भी आपको दिखेगा ना, ये आपके लिटरल्स होते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, तो ये सारे आपके मोस्टली इस फॉर्मेट में आपकी कांस्टेंट वैल्यूज जो होती है ना, वो लिटरल्स कहलाई जाती हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज जो कि आप डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस के अंदर यूज करते हो, याद रखो इक्वल टू साइन जो है वो लगता है और ये कोटेशन लगती है। फिर सिंबल्स, तो नेम्स ऑफ वेरिएबल्स एंड लेबल्स को हम बोलते हैं क्या, सिंबल। ओके, देन यू हैव प्रोसीजर्स, तो मेथड्स और फंक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर अभी तक जो हमने टर्म्स की बात करी, ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने पहले ही आपको शॉर्ट में समझा दिया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ सी दिस इज द पोजीशन ऑफ असेंबलर। नाउ तो सबसे पहले देख लो आप क्या करते हो, आप यहाँ पर सोर्स कोड देते हो, ठीक है, सोर्स कोड देते हो। तो सोर्स कोड यानी कि आपकी सी लैंग्वेज का हो गया, .cpp यानी कि आपकी C++ हो गया, .h हो गया, तो ये सारे सोर्स कोड आप दे रहे हो, मतलब कि और राइटिंग प्रोग्राम इन C और C++। तो फर्स्ट लेवल जो होगा स्टेप 1 वो होगा आपका प्री प्रोसेसर, यानी कि प्री प्रोसेसिंग होगी, मतलब कि यहाँ पर जो है आपके सारी जो हैश इंक्लूड करके आप लिखते हो ना, हैश इंक्लूड करके आप लिखते हो, मैक्रोज आप लिखते हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्रोज लिखते हो, एंड बाकी अगर हेडर फाइल्स वगैरह जो भी है तो वो सारी आपकी प्री प्रोसेसिंग स्टेप में हैंडल होती है, और आपका जो आउटपुट निकल के आता है वो .i या फिर .ii फॉर्मेट में निकलता है, ठीक है। यह है एक्सपांडेड सोर्स फाइल, ओके, एक्सपांडेड सोर्स फाइल। फिर सेकंड स्टेप में आपका कंपाइलेशन होता है, तो कंपाइलेशन में आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है एक्सपांडेड कोड इनटू असेंबली कोड। अगर आप जाके मेरी डीएसए की जो सीरीज है वो देखोगे ना, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है कि G++ करके जब आप कोड .cpp लिखते हो, यानी कि अपनी फाइल का नाम लिखते हो, तो आपकी जो a.exe वाली फाइल है वो क्रिएट हो जाती है, एंड एट दी एंड जब आप a.exe लिख के रन करते हो ना, तो आपका फिर जो भी मतलब आपका आउटपुट होगा वो दिखता है। तो ये G++ क्यों हेल्प करता है, टू कंपाइल। कंपाइल यानी कि आपका यहाँ से जो आपका एक्सपांडेड कोड मिला है, इसको अब ये असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है, एंड असेंबली कोड का एक्सटेंशन होता है .s फाइल, ठीक है। फिर आपका होता है असेंबल, यानी कि यहाँ पर अब आपका असेंबलर आ जाता है। असेंबलर क्या करता है, अब इस असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि .o और .object, ठीक है।
तो सी प्लस प्लस के अंदर हम जब करते हैं, तो अगर आप मैक देखो तो मैक ओएस में क्या होता है ना, डायरेक्टली आपकी जी प्लस प्लस कोड डॉट सीपीपी लिख के आपकी ए डॉट ओ मतलब फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वो फाइल जो होती है ना आपकी, वो मशीन कोड होता है। ओके, देन ये होता है असेंबल से। फिर आपके पास आती है लिंकिंग यानी कि लिंकर स्टेज। तो यहाँ पर आपकी जो सारी ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है ना, डॉट लेब डॉट ए, ये सारी की सारी आपकी कंबाइन होती हैं इनटू अ फाइनल प्रोग्राम, एंड एट लास्ट आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है यानी कि डॉट ई या फिर डॉट आउट। तो जो हमें लास्ट में मिलती है, यस हाँ, मैक ओएस में आपको डॉट ओ नहीं, डॉट आउट मिलती है, ये याद रखना। तो ये दोनों भी आपकी जो फाइल्स होती हैं, ये एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड होता है। तो अगर आप वीएस कोड में वो रन का जो बटन है ये क्लिक करते हो एंड आपको आंसर मिलता है, तो उसके पीछे ये पूरा प्रोसेस आपका हो रहा होता है, जिसमें आपका जो मशीन कोड के मतलब सिर्फ अभी तो ये मशीन कोड तक कन्वर्ट होने का काम है। सो दिस इज हाउ योर असेंबलर वर्क्स। एंड यहाँ पर पोजीशन ऑफ असेंबलर आप देख सकते हो, यहाँ पर है जो असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स हैं आपके पास। तो सबसे पहला है इंपरेटिव स्टेटमेंट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें मैंने आपको दिखाया था, ये क्लास है, आई एस क्लास, एडी क्लास, डीएल क्लास। तो ये आई एस क्या है आपकी, ये जो आई एस है ये पूरी है इंपरेटिव स्टेटमेंट्स क्लास। फिर डीएल जो भी है वो है आपकी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स। ठीक है, फिर बाकी हम आगे का देखेंगे। तो अभी के लिए इतना समझो कि टाइप्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स जो है, असेंबली प्रोग्राम्स के अंदर 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। 3 टाइप्स के स्टेटमेंट्स होते हैं एंड हर एक का एक डिफरेंट पर्पस है। तो प्लीज यहाँ पर जो है आप इसको अच्छे से समझो। सबसे पहला है इंपरेटिव स्टेटमेंट। तो इसका डेफिनेशन है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स विद द न्यूमोनिक्स। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हो दैट टेल सीपीयू की उसको क्या करना है। ओके, और ईच मतलब लाइन का मशीन कोड जनरेट हो जाता है एक्चुअल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से। सो आई होप यू गॉट। तो इंडिकेट एक्शन टू बी टेकन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब आप डायरेक्टली ऐसे बता रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको अभी तक नहीं समझा क्या है, तो इंपरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब कि आप ये लाइंस लिख के बता रहे हो कंपाइलर को क्या करना है। कंपाइलर को एक्स को बी रजिस्टर के अंदर मूव करना है। तो मूव आर का मतलब होता है मूव इन रजिस्टर। ठीक है, मूव बी का काम होता है, सॉरी मूव एम का काम होता है मूव इन मेमोरी। क्लियर है बात? तो प्लीज आप इस चीज को याद रखो। अब यहाँ पर जो न्यूमोनिक है, न्यूमोनिक क्या है, न्यूमोनिक इस स्टेटमेंट में न्यूमोनिक क्या है, तो ये मूव आर जो है ना, ये न्यूमोनिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू मूव हो रही है फ्रॉम लोकेशन एक्स टू बी रजिस्टर। ठीक है, सो दिस इज हाउ, ये डेस्टिनेशन रजिस्टर है और ये सोर्स मेमोरी लोकेशन है। उसके बाद आप स्टॉप कर रहे हो, मतलब कि स्टॉप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब आपको कोई ऑपरेंड्स इसके आगे नहीं देना है। एंड स्टॉप का जो मशीन कोड होता है वो 00 होता है। चाहिए तो आप इस टेबल के अंदर भी देख सकते हो, स्टॉप का जो मशीन कोड होता है वो 00 होता है। क्लियर है बात? ओके, अब फिर है रीड एक्स। रीड एक्स यानी कि रीड इनपुट फ्रॉम यूजर एंड स्टोर एट लोकेशन एक्स। रीड करो इनपुट को और एक्स के अंदर स्टोर करो। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कोई ऑपरेंड्स की मतलब एक्स क्या है आपका मेमोरी लोकेशन है, तो कोई रजिस्टर वगैरह की नीड आपको यहाँ पर नहीं है। ठीक है, याद रखो। अब ये जो रीड है ना, ये जो रीड है, इस रीड को आप कैसे लिखोगे, रीड का मशीन कोड देखो क्या है, रीड का मशीन कोड है आपके पास 09। तो आप इसको कैसे लिखोगे अपने इंटरमीडिएट कोड में, 09 लिखोगे रीड को, और एक्स को क्या लिखोगे आप, 00 लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ऐड कर रहे हो। ऐड का मशीन कोड आपने देखा हुआ है, ऐड का मशीन कोड होता है 01 और ए रजिस्टर का भी मशीन कोड होता है 01। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब है, ये जो फॉर्मेट है ये आपका इंपरेटिव स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट है, जिसमें आप ऐसे लिख के दिखा रहे हो कंपाइलर को क्या करना है। फिर आपका आ जाता है डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स, जिनका काम है मेमोरी रिजर्व करना, वेरिएबल्स के लिए मेमोरी रिजर्व करना। ऑल्सो आप उनको इनिशियल वैल्यूज भी असाइन कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डीएल यानी कि इनको डीएल बोलते हैं। क्लियर, इनको याद रखना। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, डीएस और डीसी। तो डीएस यानी कि डिक्लेयर स्टोरेज, डीसी यानी कि डिक्लेयर कांस्टेंट। तो इसका जो सिंटैक्स है, प्लीज ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है, इंपरेटिव डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स वाला। तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन दिस। सबसे पहले मैंने आपको बोला टाइप ए है आपका क्या, डिक्लेयर स्टोरेज।
इसके अंदर आप मेमोरी रिजर्व करते हो। यहाँ पर आप इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो वेरिएबल को, यहाँ पर आप उस वेरिएबल के लिए मेमोरी रिजर्व कर रहे हो। तो अगर मैं लिखती हूँ, मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ XDS1, क्या मैंने ये पहले आपको लिख के दिखाया है? हाँ, मैंने बिल्कुल आपको लिख के दिखाया है, मैंने बोला था इसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। तो प्लीज नाउ फोकस ऑन दिस। ये DS लिखने का मतलब क्या है? डिक्लेयर स्टोरेज। तो मैंने आपको पहले भी थोड़ा हैंड्स दिया था कि यहाँ पर आपका क्या होगा, ये वन का मतलब है कि वन वर्ड की स्टोरेज, वन वर्ड की मेमोरी रिजर्व कर दो, वन वर्ड की मेमोरी फॉर वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर कहीं मैंने x को 1 से इनिशियलाइज किया है, ये बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं लेनी है। यहाँ पर सिर्फ वन वर्ड की मेमोरी जो है एलोकेट करी है हमने x वेरिएबल के लिए, यहाँ पर हमने कहीं पर भी इनिशियलाइज नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? कहीं पर भी इनिशियलाइज नहीं किया है। सो दिस इज हाउ आप डिक्लेयर करते हो। तो अगर आप यहाँ पर सिंटैक्स देखो तो आपके पास क्या है? लेबल, जो कि ऑप्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने लेबल असाइन किया है x। उसके बाद हम लिखते हैं ds, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है, और कांस्टेंट स्पेसिफाइंग साइज, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है। तो XDS1 मतलब कि रिजर्व वन वर्ड फॉर x। क्या ds समझ में आ गया? यस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू dc, जो कि बहुत सिंपल है, डिक्लेयर कांस्टेंट। मतलब कि लेट सपोज मुझे क्या करना है, x को इनिशियलाइज करना है बाय 1। ठीक है, तो मैं ऐसे करूंगी, क्या करो, मेरे x को इनिशियलाइज कर दो बाय 1। तो यहाँ पर मैंने एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब कि x की वैल्यू मैंने 1 डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पर रिजर्व तो हो ही जाएगी मेमोरी, बट साइड बाय साइड हमने असाइन भी कर दिया है। तो रिजर्व वाला काम बैकएंड में चल रहा है एंड इनिशियलाइज वाला काम हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो डीसी यानी कि डिक्लेयर कांस्टेंट, और याद रखो इसको आप ऐसे कोटेशन के अंदर दिखाते हो। ठीक है, आई होप कि आपको डीसी और डीएस समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड वाला जो है वो है आपका असेंबलर डायरेक्टिव्स, यानी कि यहाँ पर जो आपको ये एडी दिख रहा है ये है असेंबलर डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो स्टार्ट, एंड, ओरिजिन, EQUE, ये सारे आपके असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं। तो इसका पर्पस है इंस्ट्रक्ट असेंबलर टू परफॉर्म एक्शंस ड्यूरिंग असेंबली। ठीक है, तो असेंबलर डायरेक्टिव का काम क्या है कि ये इंस्ट्रक्शंस दे आपके असेंबलर प्रोग्राम को ही। ठीक है, और ये असेंबली प्रोसेस को कंट्रोल करता है, मतलब आपको पता चलता है कहाँ पर आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पर आपको एंड करना है। तो अगर मैं देखूं, हमने कोड देखा था जिसमें हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हमने स्टार्टिंग में लिखा था स्टार्ट 100, लिखा था नहीं लिखा था? तो यहाँ पर ये हमने क्या स्पेसिफाई किया है, ये हमने एड्रेस स्पेसिफाई किया है। तो स्टार्टिंग एड्रेस हम स्पेसिफाई कर पाते हैं और एंड को स्पेसिफाई कर पाते हैं। तो ये स्टार्ट और एंड को हम क्या बोलते हैं? इन स्टार्ट और एंड को हम एडी बोलते हैं, यानी कि असेंबलर डायरेक्टिव्स। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? स्टार्ट और एंड का मतलब, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनको क्या बोलते हैं। बाकी ओरिजिन, EQU, ये भी सारे हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे, जो कि एडवांस्ड असेंबलर डायरेक्टिव्स है। अभी के लिए असेंबलर डायरेक्टिव्स ये आपने देख लिए। चलो, असेंबलर लैंग्वेज का बेनिफिट्स वगैरह काफी बार हमने देख लिया है, तो नाउ लीव इट। अब ये है सिंपल असेंबली प्रोग्राम, असेंबली स्कीम। तो यहाँ पर आपने देखो लोग क्या किया है, सबसे पहले यहाँ पर आई विल डू दिस। यस, तो आप क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो एड्रेस बाय 100। ओके, अब x को आप मूव कर रहे हो इन A रजिस्टर, तो मूव x टू A रजिस्टर, मूव y टू B रजिस्टर। चलो, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो y को इन A रजिस्टर। ओके, और उसके बाद आप मूव कर रहे हो A रजिस्टर को टू x। मूव, देखो अब यहाँ पर मूव मेमोरी में क्या हो रहा है, आप A रजिस्टर को x में मूव कर रहे हो, ए रजिस्टर को x में मूव कर रहे हो। उसके बाद आपने देख लो ये कैसे इनिशियलाइज किया, मतलब आपने क्या किया है, x को कांस्टेंट डिक्लेयर किया है बाय 10 इनिशियलाइजिंग। ओके, और y के लिए आपने स्पेस एलोकेट करी है ऑफ 1 वर्ड, एंड एट द एंड आपने एंड कर दिया है। क्या अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ पा रहे हो? हमने अपने तीनों भी चीजें यहाँ पर यूज करी है। इंपरेटिव स्टेटमेंट्स तो ये सारे के सारे ही है। ओके, उसके बाद मतलब सारे के सारे, मतलब कि ये इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें, यस, ये मूव आर, ये इंपरेटिव है, ये इंपरेटिव है। ये जो स्टार्ट है ये आपका असेंबली डायरेक्टिव है, ये जो एंड है ये आपका असेंबली डायरेक्टिव है, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये आपके डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो तीनों का यूजेज आपको समझ में आ गया? यस, आ गया। अब लोकेशन काउंटर प्रोसेसिंग देखते हैं कि लोकेशन काउंटर जो है इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लोकेशन काउंटर, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इट इज वेरी वेरी सिंपल, जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहाँ पर
तो अब यहाँ पर आपका जो असेंबलर है ना, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करना है, तो उसको हमें ट्रैक करने के लिए लोकेशन काउंटर का यूज करना पड़ता है। तो यही जो स्टेटमेंट अभी हमने ऊपर देखा, इसका हम एलसी वैल्यू देखते हैं। तो मुझे बताओ, हमने स्टार्ट में जो दिया है ये 100, ये एड्रेस है, तो यही आपका एलसी होता है, लेकिन इसी को आपको 100 असाइन नहीं करना है। इसने बोला है कि आगे जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनको 100 से आप स्टार्ट करो। तो ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो एलसी होगी वो 100 होगी, इसके बाद 101 होगी, इसके बाद 102, 103, 104, 105। तो ये क्या है, आपका एलसी है, ठीक है, लोकेशन काउंटर। क्या समझ में आ गया? तो स्टार्ट डायरेक्टिव जो होता है ना, हमेशा इनिशियलाइज करता है उसको, किसको, एलसी को, विद द स्टार्टिंग एड्रेस। कोई भी मेमोरी हम स्टार्ट वाले को असाइन नहीं करते हैं, ये याद रखो। इंपरेटिव स्टेटमेंट जो है, हमेशा हमने क्या देखा, यहाँ पर देखो, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको साइड में ही रखा हुआ है। तो ये जो है ना, ये लेंथ है, ये क्या है, साइज आप इसको बोल सकते हो। तो हर एक का साइज क्या है, 1। तो इसीलिए ये हमेशा जो इंपरेटिव स्टेटमेंट्स हैं, बाय 1 ही क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो ईच गेट्स असाइंड करंट एलसी वैल्यू एंड हमेशा इंक्रीमेंट होता है बाय साइज 1, एंड दैट 1 इज नथिंग बट 1 वर्ड, that 1 is nothing but 1 word for our machine। फिर उसके बाद जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स, सॉरी, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स कौन से हैं आपके, ये। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स भी आपके इंक्रीमेंट होते हैं एलसी बाय 1 ओनली, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अभी ds 1 है, इसीलिए हमने 1 से इसको इंक्रीमेंट किया है। अगर मैंने यहाँ पर yds को 10 कर देती, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता, 114, मतलब कि मुझे मेमोरी मैंने कितनी ली, 10 वर्ड की ली, तो इसीलिए ये 10 इंक्रीमेंट होता। यहाँ पर आपको 1 ही इंक्रीमेंट करना है। और एंड डायरेक्टिव भी, जैसे स्टार्ट के लिए कोई मेमोरी नहीं थी, कोई एलसी नहीं थी, वैसी एंड के लिए भी कोई एलसी नहीं होती है। इट डजंट चेंज, कोई मेमोरी असाइन नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ यहीं पर कि हाउ यू हैव टू असाइन कंटेंट फॉर दिस, मतलब कि जो आप अब असेंबली लैंग्वेज में इसको करोगे ना, मशीन कोड जो, सॉरी, मशीन कोड में जो आप करोगे, ये जो है मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट होगा मैं आपको बताती हूँ। सी अब मैं यहाँ पर टेबल बना लेती हूँ, देन आई विल कम सी। तो यहाँ पर ना अभी देखो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि पहले आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करते हो, फिर मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो। लेकिन अभी मैं डायरेक्ट आपको बताती हूँ मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अभी हम पास 1 पास 2 में वो लोग वो चीज पढ़ ही लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको अगर समझना है ना, तो देखो स्टार्ट आप किससे कर रहे हो, 100 से। इसकी कोई एलसी नहीं है, तो इसका कोई मशीन कोड भी नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप 00 लिख सकते हो, वैसे कोई मशीन कोड इसका नहीं होगा, 00 डजंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, ये मूव रजिस्टर ए रजिस्टर एक्स। तो मुझे बताओ मूव आर का आपके इस टेबल के अंदर क्या है, मूव आर का यहाँ पर क्या है, मशीन कोड देख लो 04 है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 04, ठीक है, किसका, मूव रजिस्टर का। फिर है आपके पास ए रजिस्टर तो आपको पता है 01 होता है। अब है एक्स, तो एक्स को क्या लिखेंगे, इधर ही हम पहले भी अटके थे, राइट। तो यहाँ पर मैं वो चीज आपकी क्लियर कर देती हूँ। तो आपके पास एक होता है सिंबल टेबल, क्या होता है, सिंबल टेबल। वैसे 3 टेबल्स होते हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, सिंबल टेबल, लिटरल टेबल और पूल टेबल। अभी के लिए क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिर्फ सिंबल टेबल यूज हो रहा है, इसलिए आई एम डूइंग दैट ओनली। तो सिंबल टेबल के अंदर क्या होगा, आपका जो एक्स है वो जाके यहाँ पर असाइन हो जाएगा विथ इंडेक्स 0, ठीक है। अभी हम इसमें एड्रेस नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि इसको एड्रेस तो तब देंगे ना जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। यहाँ पर तो जस्ट हम ये बता रहे हैं कि x की वैल्यू ए रजिस्टर में मूव कर दो, लेकिन x को इनिशियलाइज कहाँ किया है, x को इनिशियलाइज यहाँ पर कहीं पे किया हुआ है। तो अगर आप देखो इस वाली लाइन में x को हमने x लेबल देके उसको डिक्लेयर कांस्टेंट किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने डाली है ना, ये वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है। तो मुझे बताओ ये वाली लाइन का जो एड्रेस है, वो जो एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा आपके 104 के अंदर, एंड दैट विल ओनली कम यहाँ पर 104 में। लेकिन ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन इधर नहीं आता है, एक लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आती है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। अब यहाँ पर मूव रजिस्टर वापस से आ गया, तो इधर भी 04 आएगा, फिर बी रजिस्टर आ गया यानी कि 02 आएगा, और फिर वाई। तो अब वाई यहाँ पर क्या डिक्लेयर हुआ है क्या, नहीं, लेकिन ये सिंबल टेबल में आ जाएगा। सिंबल टेबल में इसका एड्रेस तब तक फिल नहीं होगा जब तक ये लाइन बाय लाइन आके y के जहां पर y डिक्लेयर किया है वहां पर नहीं आ जाता। तो y डिक्लेयर कहां पर किया है, y डिक्लेयर 105 पर किया हुआ है, तो अब यहाँ पर 105 आ जाएगा। तो इधर क्या आएगा आपका 105 आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। सो दिस इज हाउ योर मशीन कोड इज जनरेटेड। अब देखो ऐड है, तो इधर जाके एमओटी टेबल में देख लो ऐड का क्या है, 01 है, ऐड का है 01, तो यहाँ पर 01 आ जाएगा। ए रजिस्टर वैसे भी 01 होता है।
अब वापस आपके पास आ गया y, तो y का एड्रेस क्या है 105 है, ठीक है। अब मूव m, तो मूव m का क्या है देख लो, मूव m यानी कि इसका मशीन कोड है 05, तो यहाँ पर आ जाएगा 05, ए रजिस्टर है यानी कि वापस से 01 आएगा, एंड x है तो अगेन सिंबल टेबल में देखो x क्या है आपका 104, ठीक है एड्रेस। अब ये इंडेक्सिंग जो है ना हमारी यहाँ पर यूजफुल है जब हमें आईसी हम लोग क्रिएट करते हैं ना, इंटरमीडिएट कोड। वैसे क्या प्रोसीजर है, इसको पहले आईसी में कन्वर्ट करके फिर मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, हियर वी आर डायरेक्टली डूइंग, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इस वाली लाइन में क्या करेंगे देख लो, एक्स डी सी 10, तो यहाँ पर कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 10 लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर की है स्टोरेज, तो नथिंग यू हैव टू राइट, एंड यहाँ पर भी नथिंग एंड यहाँ पर भी नथिंग। सो दिस इज हाउ ये पूरा कोड आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ है, और समझ में आ रही है बात कैसे होती है। सो दिस इज हाउ योर मशीन कोड वर्क्स बाय यूजिंग सिंपल सिंबल टेबल, आप यहाँ पर समझ गए होगे, ओके। नाउ पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर है हमारे पास, तो असेंबली जो है इट रिक्वायर्स 2 पासेस। आपका जो असेंबली प्रोग्राम है ना, मतलब असेंबलर प्रोग्राम जो है, तो उसको 2 पासेस से गुजरने के बाद आपकी मशीन कोड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब पास 1 को क्या बोला जाता है देख लो, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में। पास 1 को बोला जाता है एनालिसिस फेज, और पास 2 को बोला जाता है सिंथेसिस फेज, ठीक है। पास 1 को बोला जाता है एनालिसिस फेज, पास 2 को बोला जाता है सिंथेसिस फेज। तो एक एक करके हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं अब, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 2 ही फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 ही फेज क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिलेगा, हमने जो फॉरवर्ड रेफरेंस देखा है ना, जैसे कि अभी यहाँ पर है, तो x जो है डिफाइंड बाद में हुआ है और बाद में इसका यूज हुआ है ना। तो सिंगल पास में ये प्रॉब्लम है कि जब असेंबलर देखता है, क्या देखता है, ये मूव आर जैसा है ना, ये मूव आर ए रजिस्टर x, तो ये देखने के बाद उसको नहीं पता है कि x का क्या है, x का एड्रेस क्या है। x का एड्रेस उसको तब पता चलेगा जब वो ये लाइन ये लाइन ये लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसको पता चलेगा कि इसका एड्रेस ये है, डिफाइन उसको नीचे किया है। तो वो कंप्लीट मशीन कोड यहाँ पर जनरेट नहीं कर रहा है, टूटा फूटा मशीन कोड जनरेट हो रहा है जब तक उसको इनिशियलाइजेशन नहीं मिल जा रही है। तो वो कब तक वेट करता है, जब तक उसका एक्स डिफाइन उसको नहीं मिलता है। तो ये प्रॉब्लम है सिंगल पास की, सिंगल पास की, इसीलिए यहाँ पर आपको 2 पास करने पड़ते हैं, ठीक है। 2 पास है, तो 2 पास का सोल्यूशन यही है। सबसे पहला है एनालिसिस फेज, तो एनालिसिस फेज में आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, तो यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लो। सबसे पहले ये सेपरेट करता है सिंबल, निमोनिक और ऑपरेंड फील्ड्स को, है ना। तो मैंने जो आपको बोला, मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले आपको ये जो चीज है ऊपर, इसको, ये पूरी चीज को आप पहले आईसी में कन्वर्ट करते हो, एंड फिर आईसी में कन्वर्ट होने के बाद ऐसे ये मशीन कोड में कन्वर्ट करते हो। तो ये जो है ना, ये है आपका पास 1, ठीक है, और ये जो है ना, ये है आपका पास 2, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अभी जो है पास 1 में क्या करते हैं, हम सारे सिंबल, निमोनिक, ऑपरेंड फील्ड्स को ले लेते हैं, फिर ये जो सिंबल टेबल है, ये जो सिंबल टेबल है ना, इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिर लोकेशन काउंटिंग करते हैं, परफॉर्म एलसी प्रोसेसिंग, फिर फॉरवर्ड रेफरेंस हैंडल करते हैं, मतलब कि नोट करते हैं इसको पास 2 के अंदर जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम जनरेट करते हैं आईसी को। तो मुझे बताओ पास 1 का आउटपुट क्या है, पास 1 का आउटपुट है आईसी, इंटरमीडिएट कोड। फिर पास 2 है आपका सिंथेसिस फेज, यानी कि अब आपके पास आईसी मिल गई है, अब आईसी से आपको इस मशीन कोड में कन्वर्ट करना है ना। तो इधर आप कैसे करोगे देखो, ये जनरेट करता है मशीन कोड, रिजॉल्व करता है फॉरवर्ड रेफरेंस, फॉरवर्ड रेफरेंस रिजॉल्व करता है, ठीक है, और मतलब उसके बाद फिर प्रोड्यूस करता है फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल को। क्लियर है। तो ये एकदम मोटा मोटा हमने जस्ट पॉइंट्स देख लिए कि पास 1 और पास 2 क्या करता है, और सिंगल पास क्यों नहीं है, 2 पास क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया।